अध्याय 161 कक्षा 5 के जादुई जानवर से लड़ाई। ये देखकर कि जियान चेन लगातार करीब आ रहा था, दोनों थके हुए क्लास 5 जादुई जानवर और भी अधिक उन्मत्त हो गए। यदि वे अपनी चरम स्थिति में होते तो स्वाभाविक रूप से वे किसी शीर्ष संत गुरु को अपनी नजर में नहीं लाते, लेकिन इस समय वे अपनी चरम स्थिति से परे किसी भी चीज में थे। इतनी भयंकर लड़ाई के बाद दोनों स्पष्ट रूप से बहुत घायल हो गए थे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। यहां तक कि उनकी आंतरिक ऊर्जा भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ऐसी स्थिति में एक संत गुरु या यहां तक कि एक महान संत भी उनके पास आकर उन्हें मार सकता था। दोनों जादुई जानवर एक पल के लिए संघर्ष करते रहे, मानो खड़े होने की कोशिश कर रहे हों। हालांकि अपने प्रयासों के बावजूद वे ये बेहद आसान काम भी पूरा नहीं कर पाए। इस दयनीय प्रदर्शन के साथ जियान चेन का दिल, जो गले से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था, आखिरकार थोड़ा शांत होने लगा। हालांकि उसने अभी भी बहुत सतर्कता बनाए रखी ताकि कुछ और होने की स्थिति में वह सतर्क रहे। जादुई जानवरों के करीब करीब चलते हुए जियान चेन जल्दी ही उन दोनों से 30 मीटर की दूरी पर पहुंच गया था। अब जब वह और भी करीब आ गया था तो जियान चेन की सतर्कता बहुत बढ़ गई थी। इस समय बर्फीले सफेद रंग के कुत्ते जैसे जादुई जानवर ने एक बार फिर गुर्राना शुरू कर दिया। जादुई जानवर ने अपनी आंखों से जियान चेन को चेतावनी देते हुए ऊर्जा का एक गोला बनाने से पहले उसके मुंह में बड़ी मात्रा में ऊर्जा इकट्ठी कर ली। जादुई जानवर की तरह दिखने वाला दूसरा गाय जियान चेन को घूर रहा था, क्योंकि उसकी पीठ पर लगे पंख उसमें से निकलने वाली भयंकर ऊर्जा के कारण हिलने लगे थे। जियान चेन की आगे की प्रगति में बाधा पड़ने लगी क्योंकि उसने दो घायल जादुई जानवरों को आलोचनात्मक नजर से देखा। ये देखकर कि दोनों कैसे ऊर्जा एकत्र कर रहे थे, उसे लगा कि अगर वह और करीब आया तो वे कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। जियान चेन ने संकोच करना शुरू कर दिया था। ये देखने के बावजूद कि ये दो जादुई जानवर कितने घायल थे, वे अभी भी उस पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे थे। बस जियान चेन दो क्लास 5 जादुई जानवरों से निकलने वाली बेहद खतरनाक क्यूई को हल्के से महसूस कर सकता था। दो जादुई जानवर और जियान चेन एक पल के लिए एक दूसरे को घबराहट से घूरते रहे, फिर जियान चेन का शरीर अचानक एक पल के लिए डगमगाया और धुंध में गायब हो गया। वह जल्दी से बर्फीले सफेद कुत्ते जैसे जादुई जानवर की ओर बढ़ गया था, जिसमें से बड़ी मात्रा में सेंट फोर्स बाहर निकल रही थी और उसने अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया था। उसे और जादुई जानवरों के बीच की छोटी सी 30 मीटर की दूरी तुरंत ही खत्म हो गई, क्योंकि जियान चेन एक पल में ही उड़ गया। जैसे ही जियान चेन जादुई जानवर जैसे कुत्ते के पास पहुंचा, उसका दाहिना हाथ एक सहज गति से हिल गया, क्योंकि लाइट विंड स्वॉर्ड ने तलवार क्यूई की तेज मात्रा के साथ सीधे उसके पेट पर वार किया। श्रेणी 5 का जादुई जानवर जियान चेन से धीमा नहीं था, और जिस क्षण वह उसके पास पहुंचा, जादुई जानवर के मुंह में एकत्रित ऊर्जा का क्षेत्र जियान चेन की छाती की ओर जबरदस्त गति से बाहर निकल गया। उस समय जियान चेन ने अपनी तलवार वापस ले ली और तुरंत जबरदस्त प्रयास के साथ एक तरफ हट गया, जिससे ऊर्जा का गोला उसकी तरफ उड़ने लगा। ये शर्म की बात थी कि ऊर्जा का ये गोला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। गोले को चकमा देने के जियान चेन के प्रयास के बावजूद वह पूरी तरह से नुकसान से बचने में सक्षम नहीं था। शुरू में गोले ने जियान चेन की छाती पर वार करने की कोशिश की थी, लेकिन चूंकि जियान चेन ने अपना शरीर हिलाया था, इसलिए यह उसके बाएं कंधे पर मजबूती से लगा। टकराना। ऊर्जा का गोला सिर्फ एक छोटी मुट्ठी के आकार का था, लेकिन उसमें मौजूद ऊर्जा की मात्रा भयानक थी। गोले के जियान चेन के बाएं कंधे से टकराने के परिणामस्वरूप उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ गया। 10 मीटर हवा में उड़ने के बाद जियान चेन जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे दर्दनाक तरीके से लुढ़कता हुआ रुक गया। उसका चेहरा कांपने लगा और खून बहने लगा, क्योंकि उसके बाएं कंधे से बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। जियान चेन के कंधे के आसपास के कपड़े ऊर्जा के उस गोले की वजह से पूरी तरह से फट गए थे। साथ ही उसके शरीर का पूरा ऊपरी हिस्सा दर्द से कराह रहा था, क्योंकि उसका बायां कंधा इस हद तक क्षत विक्षत हो गया था कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं और उसके घाव से खून बह रहा था। जियान चेन ने अपने बाएं कंधे में होने वाले तीव्र दर्द को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे हिलाने से भी तकलीफ हो रही थी। दर्द से कराहते हुए खड़े होते हुए जियान चेन की नजरें उस जादुई जानवर जैसे कुत्ते की ओर घूम गईं। उस जादुई जानवर के हमला करने के बाद उसकी आंखें चमक से फीकी पड़ गई थीं और उसका चेहरा मुरझा गया था। ऐसा लग रहा था कि उसने जो हमला किया था उसमें उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी, इसलिए अपनी मौजूदा हालत में वह पहले से भी ज्यादा थका हुआ था। हमले से जियान चेन को गंभीर क्षति होने के बावजूद इसने उसकी हरकतों पर ज्यादा असर नहीं डाला था। थोड़ी सी धुंध के साथ जियान चेन पहले ही एक बार फिर जादुई जानवर की ओर बढ़ चुका था और लाइट विंड स्वॉर्ड को बाहर निकालकर अपनी तलवार क्यूई से हमला करने के लिए तैयार था। किंग
जैसे ही लाइट विंड स्वॉर्ड ने हमला किया, एक सफेद रंग का धब्बा लाइट विंड स्वॉर्ड के ब्लेड से जोर से टकराया और उसे अपने मूल प्रक्षेप पथ से भटका दिया और हवा में ही वार किया। तुरंत जियान चेन ने उस धुंधलेपन को देखा, लेकिन वह ये पता लगाने में सक्षम नहीं था कि आखिर उसकी तलवार को किसने रोका था, इससे पहले कि उसकी छाती पर दर्द का एक और स्रोत महसूस होता। डैंग डैंग डैंग। जियान चेन पर हुए भयंकर हमलों की वजह से वह कुछ कदम पीछे हट गया और उसे अपनी छाती पर जलन महसूस हुई। अपना सिर नीचे झुकाकर उसने देखा कि उसकी छाती बहुत गहरे लाल रंग की हो गई थी और उसमें से खून बहने लगा था। अपने गले में जमा खून को जबरदस्ती निगलते हुए जियान चेन ने जमीन पर पड़े क्लास 5 के जादुई जानवर को देखा तो देखा कि उसके पीछे उसकी लंबी पूंछ कमजोर तरीके से हिल रही थी। ये वही पूंछ थी जिसने अभी अभी जियान चेन पर हमला किया था। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इन श्रेणी 5 जादुई जानवरों के खिलाफ इतना मजबूत प्रतिरोध मिलेगा, लेकिन आज मैं निश्चित रूप से आपके राक्षस कोर को ले लूंगा। जियान चेन ने अपने होंठ काटे और फिर अपनी हल्की हवा की तलवार को अपने हाथ से अलग कर दिया और जादुई जानवर की ओर उड़ गया। इतनी तेज तलवार क्यूई के खिलाफ श्रेणी 5 जादुई जानवर चकमा देने में शक्तिहीन था और केवल आने वाले हमले को सहन करने की कोशिश कर सकता था। तलवार क्यूई ने जादुई जानवर के एक घाव को सटीक रूप से भेद दिया, जिससे जानवर का पूरा शरीर कांप उठा। जियान चेन की हरकतों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। अपनी हल्की हवा वाली तलवार के साथ आगे बढ़ते हुए उसके हथियार ने जानवर के गले पर वार किया। पच। इस बार कुत्ते जैसे जादुई जानवर ने अपनी सारी ऊर्जा पहले ही खर्च कर दी थी, यहां तक कि उसकी पूंछ भी नहीं हिल पा रही थी। लाइट विंड स्वॉर्ड को कोई बाधा नहीं मिली और उसने जादुई जानवर के गले में गहरी चोट पहुंचाई। फिर तलवार सीधे गर्दन के आर पार हो गई और फिर उसके नीचे जमीन में धंस गई। अध्याय 162 सहज हत्या। क्लास 5 जादुई जानवर को आखिरकार नुकसान पहुंचाते देख जियान चेन ने राहत की सांस ली। क्लास 5 जादुई जानवर की ताकत वाकई इतनी मजबूत थी कि यहां तक कि पीक क्लास 4 जादुई जानवर भी उनके लिए एक परेशान करने वाली चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। एक बुरी तरह से घायल जादुई जानवर के खिलाफ जो खड़े होने की भी ताकत नहीं जुटा पा रहा था, यहां तक कि जियान चेन को भी किसी तरह गंभीर नुकसान हुआ था। जैसे ही जियान चेन ने हवा की एक सांस छोड़ी, अचानक से उसकी ओर बहुत ज्यादा ऊर्जा आने लगी। जियान चेन का चेहरा चौंक गया और उसने तुरंत ऊपर देखा तो उसने देखा कि दूसरे जादुई जानवर के पंखों से 1 मीटर लंबी अर्धचंद्राकार हवा की धार उसकी ओर आ रही है। हवा की इस अर्धचंद्राकार धार में इतनी ज्यादा ऊर्जा थी कि इसने जियान चेन को और भी गंभीर बना दिया। जियान चेन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई और वह हवा के झोंकों से बचने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के एक तरफ लुढ़क गया। अर्धचंद्राकार हवा जियान चेन के बालों से होकर गुजरी, जिससे कुछ बाल कटकर उड़ गए। अर्धचंद्राकार बहुत तेज गति से आगे बढ़ता रहा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर देता रहा। अंत में वह जमीन में 100 मीटर तक उड़ गया और बहुत जोर से फटा, जिससे धूल और मिट्टी हवा में उड़ गई। उसका शरीर इतनी तेजी से हिल रहा था कि उसका बायां कंधा कई बार लुढ़कने के बाद जमीन पर जा लगा था। उसे जो दर्द महसूस हो रहा था वह उसके शरीर में तेजी से फैल रहा था और उसकी नसों में दर्द पैदा कर रहा था। दर्द के कारण उसके दांत पीसते हुए और संवेदनाओं का विरोध करते हुए उसकी त्वचा में ऐंठन जारी थी। अभी सिर्फ एक क्लास 5 जादुई जानवर बचा था जो गुस्से से घूर रहा था, क्योंकि जियान चेन सिर्फ एक चोट के साथ बच निकलने में कामयाब रहा था। फिर काले फर वाले गाय जैसे जादुई जानवर ने एक बार फिर ऊर्जा इकट्ठा करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी पीठ पर पंखों से एक तरह की काली चमक निकलने लगी। क्षेत्र के चारों ओर तैरती ऊर्जा की मात्रा जल्दी ही कमजोर से मजबूत हो गई। पंखों के पास की ऊर्जा और भी ज्यादा मजबूत थी। हालांकि जादुई जानवर की आंखों में चमक और भी कम हो गई और कुछ ही समय में वह अपनी आंखों को पूरी तरह से खुला रखने के लिए भी ऊर्जा नहीं जुटा पा रहा था। श्रेणी 5 के जादुई जानवर के पंखों से आती हुई तीव्र ऊर्जा को महसूस करते हुए जियान चेन आने वाले हमले से बचने के लिए भारी चेहरे के साथ कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक सका। हो! जादुई जानवर ने बहुत तेज आवाज में दहाड़ लगाई, जैसे कि वह जियान चेन को एक बार फिर चेतावनी दे रहा हो कि वह आगे न बढ़े। वह जादुई जानवर की आंखों में देख सकता था कि वह पूरी तरह से कमजोर अवस्था में था। फिर भी उसके पंखों पर संघनित ऊर्जा खींचे हुए धनुष की तरह फायर करने के लिए तैयार थी। ये जादुई जानवर के लिए जीने का आखिरी मौका था। इस हमले के भीतर की ऊर्जा जादुई जानवर की आपूर्ति से बची हुई थी। अगर यह हमला चूक गया तो जादुई जानवर वध के लिए एक मेमने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। जियान चेन के पैर कुछ कदम पीछे हट गए और वह जादुई जानवर को पहले से भी ज्यादा सतर्कता से घूरने लगा। इस समय लाइट विंड स्वॉर्ड अचानक जियान चेन के हाथ से हवा में ऊपर उड़कर जादुई जानवर की ओर बढ़ी और फिर उसके ऊपर से पीछे की ओर मुड़ी और उस पर वार किया।
जैसे ही जियान चेन अपनी चाल चलने वाला था, जादुई जानवर के पंख कांपने लगे क्योंकि हवा का एक विशाल अर्धचंद्राकार ब्लेड जियान चेन की ओर बहने लगा। जियान चेन ने पहले से ही इस तरह की हरकत का अनुमान लगा लिया था, और जब जादुई जानवर ने हवा का अर्धचंद्राकार झोंका फेंका तो वह एक बार फिर जमीन पर लुढ़क गया। सावधानी से यह सुनिश्चित करते हुए कि उसका बायां कंधा जमीन पर न घिसट जाए, उसने हमले को चकमा दिया। अपने पंखों से हमला करने के तुरंत बाद जादुई जानवर ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी सारी ऊर्जा खो दी हो। उसकी आंखों के चमकीले रंग अपनी चमक खो चुके थे और एक थका हुआ चेहरा ले रहे थे। उसी समय हवा में उड़ती हुई हल्की पवन तलवार कांपने लगी और उसके ब्लेड से तलवार क्यूई की एक जबरदस्त मात्रा निकलकर नीचे गिरने लगी। जल्द ही पूरी तलवार एक हल्की चमक में लिपट गई। सफेद चमक में नहाया हुआ लाइट विंड स्वॉर्ड का ब्लेड बाहर से नहीं देखा जा सकता था, जिससे यह बहुत रहस्यमय लग रहा था। ध्वनि अवरोध के टूटने की आवाज के तुरंत बाद लाइट विंड स्वॉर्ड बहुत तेज गति से जादुई जानवर की पीठ की ओर उड़ गया। कच टक्कर की जोरदार आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि प्रकाश पवन तलवार की अत्यंत तीखी नोक जादुई जानवर की खोपड़ी को तोड़कर उसके मस्तिष्क में गहराई तक घुस गई थी। टिल्डर 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 जादुई जानवर ने एक दयनीय चीख निकाली जो हवा में गूंज गई और उसके कंपन से जियान चेन के कान के पर्दे भी हिल गए। कुछ समय बाद कंपन कमजोर होने लगा और जादुई जानवर की पुतलियों में बची हुई रोशनी के साथ पूरी तरह से गायब हो गया। जादुई जानवर की पलकें जल्दी से दुनिया की ओर से उसकी आंखें बंद कर लेती हैं। कुछ प्रयास के बाद जियान चेन अपने पीले चेहरे के साथ जमीन से रेंगता हुआ ऊपर आया और उसने जादुई जानवर की खोपड़ी में लगी लाइट विंड स्वॉर्ड को देखा। वह इस भाग्यशाली दृश्य को देखकर अपने चेहरे पर विजयी मुस्कान लाए बिना नहीं रह सका। आखिरकार वह मर गया। क्लास 5 जादुई जानवर की ताकत वाकई बहुत मजबूत होती है। मैंने नहीं सोचा था कि दो बुरी तरह घायल क्लास 5 जादुई जानवरों को मारने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत होगी। ऐसा लगता है कि गोल्डन फर टाइगर किंग के साथ आखिरी मुठभेड़ में उसकी ताकत पूरी तरह से नहीं थी। जियान चेन ने कमजोरी से बड़बड़ाया। इसके बाद जियान चेन जादुई जानवर की तरह गाय की ओर चला गया और उसके सिर से अपनी तलवार निकाली। नीचे बैठकर उसने विश्व सार के भीतर दीप्तिमान संत बल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उसे अपने शरीर के भीतर संघनित कर दिया। वह इन दो जादुई जानवरों की लाशों से निपटने के लिए किसी भी गंभीर जल्दी में नहीं था। सबसे पहले उसका शरीर शवों के साथ काम करने की स्थिति में नहीं था। यह भी तथ्य था कि आसपास अन्य जादुई जानवर भी हो सकते हैं, इसलिए जियान चेन की पहली प्राथमिकता जल्दी से जल्दी उठकर खुद को ठीक करना होगा। चूंकि जियान चेन ने शिखर संत गुरु बनने की राह पकड़ ली थी, इसलिए उसकी आत्मा भी बढ़ गई थी। अब वह न केवल लंबे समय तक बल्कि अधिक मात्रा में भी रेडिएंट सेंट फोर्स को नियंत्रित कर सकता था। इस बार जियान चेन के कंधे पर घाव बहुत गंभीर था। उसके कंधे पर लगी तीव्र ऊर्जा ने उसके घाव के कुछ हिस्सों को जला भी दिया था, इसलिए रेडिएंट सेंट फोर्स के साथ भी घाव को ठीक होने में कुछ समय लगेगा। 4 घंटे के बाद जियान चेन के चारों ओर की दूधिया सफेद चमक धीरे धीरे गायब हो गई, जिससे जियान चेन का शरीर अंदर दिखाई देने लगा। उसकी हालत पहले से बेहतर होने के बावजूद उसका चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। 4 घंटे तक इस तरह के घाव को ठीक करने के लिए रेडिएंट सेंट फोर्स का इस्तेमाल करने के बाद वह काफी थक गया था, लेकिन कम से कम उससे पहले की तरह बहुत नींद नहीं आ रही थी। रेडिएंट सेंट फोर्स का 4 घंटे तक इस्तेमाल करने से बहुत ही रहस्यमयी प्रभाव पड़ा। उसके कंधे पर लगा घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका था और उसकी त्वचा पर एक भी दाग नहीं दिखाई दिया था। अध्याय 163 जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को छोड़ना। जियान चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। अपने सिर को घुमाकर अपने बाएं कंधे पर मौजूद घाव को देखा। उसने धीरे से उस पर नई त्वचा को छूने के लिए हाथ उठाया। त्वचा को महसूस करते हुए उसमें कोई अजीबोगरीब बात नहीं देखी। जियान चेन केवल रेडिएंट सेंट फोर्स के प्रभावों की प्रशंसा में आहें भर सकता था। जियान चेन ने अपने फटे हुए कपड़े फाड़कर अपने खून से लथपथ शरीर को दिखाया। फिर उसने अपने फटे हुए कपड़ों के टुकड़ों से खून पोंछना शुरू कर दिया। धीरे धीरे खड़े होकर जियान चेन की आंखों ने जमीन पर पड़े 2 क्लास 5 जादुई जानवरों की लाशों को गहराई से देखा। दिखने के आधार पर यह बर्फीला सफेद जादुई जानवर क्विक क्लाउड बीस्ट होना चाहिए। किताबों में कहा गया है कि क्विक क्लाउड बीस्ट का शरीर छोटा था, लेकिन फर के साथ अस्वाभाविक रूप से फुर्तीला था जो ऊपर आसमान में बादलों जैसा था। और ये दूसरा जादुई जानवर जिसकी पीठ पर पंख है, ये जादुई स्काईविंग गाय होनी चाहिए। इसकी पीठ पर पंख केवल हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। एक पल में जियान चेन को अपने सामने लाशों की पहचान करने के लिए कारगत लाइब्रेरी में देखी गई जानकारी याद आ गई।
जादुई स्काईविंग गाय का राक्षसी कोर पंखों के नीचे छिपा हुआ है, मुझे यकीन है, और क्विक क्लाउड बीस्ट की खोपड़ी में यह है। लाइट विंड स्वॉर्ड जियान चेन के हाथों में दिखाई दिया, इससे पहले कि वह जल्दी से क्विक क्लाउड बीस्ट के शरीर में घुस जाए और उसके सिर में छेद कर दे। कुछ प्रयासों के बाद क्विक क्लाउड बीस्ट के राक्षसी कोर को निकाल लिया गया, जिसके कारण कुत्ते जैसा जादुई जानवर अंत में कुछ विचित्र सा दिखने लगा। ये क्विक क्लाउड बीस्ट क्लास 5 मैजिकल बीस्ट था, लेकिन उनकी प्रजाति के प्रकार और सीमित क्षमता के कारण उनका शरीर कभी भी 2 मीटर से आगे नहीं बढ़ पाया जब तक कि वे क्लास 6 के स्तर तक नहीं पहुंच गए। इस वजह से उनके शरीर के भीतर राक्षस कोर भी केवल एक अखरोट के आकार का था। क्विक क्लाउड बीस्ट के राक्षस कोर को निकालने के बाद जियान चेन जादुई स्काईविंग गाय पर चला गया और अपने लाइट विंड स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके राक्षस कोर के लिए पंखों के नीचे के क्षेत्र में वार किया। फिर बहुत ज्यादा प्रयास के बाद उसने आखिरकार राक्षस कोर को उसके शरीर से निकाल लिया। दूसरे राक्षस कोर के विपरीत यह मुट्ठी के आधे आकार का था। जियान चेन ने अपनी शर्ट के फटे हुए टुकड़ों का उपयोग करके दोनों राक्षसों के शरीर से खून को सुखाया और फिर क्रिस्टल जैसी 2 चमचमाती हुई वस्तुएं निकाली। राक्षस कोर के भीतर छिपी हुई ऊर्जा की मात्रा को महसूस करते हुए जियान चेन अंदर से थोड़ा डरे बिना नहीं रह सका। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि क्लास 5 और क्लास 4 जादुई जानवर के बीच इतना अंतर था। राक्षस कोर को देखकर कोई भी स्पष्ट रूप से अंतर बता सकता था। क्लास 4 राक्षस कोर की तुलना में क्लास 5 राक्षस कोर में अत्यधिक गुणात्मक छलांग थी, जिसके साथ तुलना करने की कोशिश करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। इसके अलावा 2 राक्षस कोर अलग अलग जादुई जानवरों से आने के बावजूद अंदर मौजूद ऊर्जा की मात्रा में शायद ही कोई अंतर था। केवल इन 2 क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के साथ मुझे संदेह है कि वे मेरे लिए बहुत लंबे समय तक चलेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ खेती करता हूं। दोनों क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को अपने हाथ में पकड़कर जियान चेन खुद को खुश महसूस करने से नहीं रोक सका। उसके दिल में ये सौभाग्य के अलावा और कुछ नहीं था। खुशी का माहौल कुछ पल और जारी रहा, फिर एक बार फिर शांति छा गई। अपना स्पेस बेल्ट निकालकर उसने क्लास 5 मॉन्स्टर कोर और लाशें दोनों को अंदर रख दिया। क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के शव बहुत कीमती थे, इसलिए जियान चेन उन्हें क्लास 3 या क्लास 4 जादुई जानवरों की तरह नहीं छोड़ सकता था। इन 2 शवों के साथ ही जियान चेन उन्हें ऊंची कीमत पर बेच सकता था, क्योंकि क्लास 5 जादुई जानवर या उससे ऊपर के किसी भी शव की आमतौर पर किसी भी शहर में कोई मानक कीमत नहीं होती थी। इसका कारण ये था कि इतने उच्च वर्ग के जादुई जानवर का खून और मांस खाने पर शरीर के लिए अच्छा होता है। जादुई जानवर का उच्च गुणवत्ता वाला मांस किसी की ताकत भी बढ़ा सकता है या शरीर को एक खास तरीके से बदल सकता है। यहाँ 2 जादुई जानवरों में से बड़ा जादुई स्काईविंग गाय था, जो लगभग 4 मीटर बड़ा था, जबकि क्विक क्लाउड बीस्ट केवल 1 मीटर चौड़ा था। इसलिए जियान चेन मुश्किल से उन दोनों को अपने स्पेस बेल्ट में फिट कर पाया। 2 जादुई जानवरों को अपने स्पेस बेल्ट में जमा करने के बाद जियान चेन ने साफ कपड़ों का एक और सेट निकाला और उसे पहन लिया। हालांकि उसने लंबे समय से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को नहीं छोड़ा था, लेकिन उसने अन्य भाड़े के सैनिकों से जितने कपड़े लिए थे उनकी कमी नहीं थी। सब कुछ संभालने के बाद जियान चेन तुरंत उस क्षेत्र से चला गया। हालांकि 2 क्लास 5 जादुई जानवरों के बीच की लड़ाई ने आसपास के सभी क्लास 4 जादुई जानवरों को डरा दिया था, लेकिन उसे पूरी तरह से यकीन नहीं था कि वहां कोई और क्लास 5 जादुई जानवर नहीं था जो आसपास घूम रहा हो। अगर एक और क्लास 5 जादुई जानवर आ गया तो जियान चेन उसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएगा। अपने पीक सेंट मास्टर की ताकत के साथ भी उसे इस बात का कोई भरोसा नहीं था कि वह क्लास 5 जादुई जानवर से भाग सकता है, जब तक कि वह किसी ऐसी प्रजाति से न टकराए जो विशेष रूप से धीमी हो, अन्यथा उसके पास भागने का मौका नहीं होगा। देखते ही देखते आधा महीना और बीत गया। जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला की गहराई में जियान चेन ने एक सियान रंग के अजगर के दिल में छुरा घोंपा और उसके राक्षसी कोर को बाहर निकाला। फिर उसने नीचे की घास का एक मुट्ठी भर हिस्सा उठाया और उस पर लगे खून को पोंछ दिया। इस आधे महीने में मैंने केवल 10 क्लास 4 मॉन्स्टर कोर एकत्र किए हैं। अपनी साधना के लिए मुझे कुछ को बस मामले में रखना चाहिए। अभी के लिए अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश करने के बजाय मुझे अपने शरीर के भीतर किसी भी समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा मॉन्स्टर कोर के भीतर मौजूद बेरसिक तत्व किसी तरह की समस्या पैदा कर सकते हैं। किसी भी मामले में मुझे इस क्षेत्र को छोड़ देना चाहिए और बाहर की स्थिति को देखना चाहिए। जियान चेन ने अपनी बात खत्म करते हुए मुट्ठी के आकार के क्लास 4 मॉन्स्टर कोर पर बचे हुए खून को साफ किया। इसके अलावा मैं अभी भी केंडल की अंतिम इच्छाओं को लेकर चल रहा हूं। मुझे उसके परिवार को जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा।
जादुई पशु पर्वत श्रृंखला को छोड़कर वह जंगलों से गुजरते हुए और अनगिनत जादुई जानवरों और जंगली जानवरों को मारने के बाद 2 दिनों तक यात्रा करता रहा और अंततः एक बड़े घास के मैदान में पहुंचा। जियान चेन वेक सिटी में वापस नहीं लौटा क्योंकि तियानिक्सियोग कबीले के तियानिक्सियोगली के पास एक पृथ्वी विशेषता वाला संत बल था। उस पृथ्वी संत बल के साथ उसने जियान चेन के फुर्तीले तलवार चलाने पर बेहतर रक्षात्मक लाभ प्राप्त किया। इतना ही नहीं बल्कि तियानिक्सियोगली की ताकत भी पीक ग्रेट सेंट मास्टर के बराबर थी, इसलिए जब तक वह आदमी मर नहीं जाता जियान चेन लापरवाही से वहां वापस नहीं जाना चाहेगा। इसके अलावा तियानिक्सियोग कबीले के वेक सिटी में एक प्रमुख कबीले होने के कारण जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में भारी नुकसान के बावजूद उनके पास निश्चित रूप से कई व्यक्तिगत संबंध होने चाहिए। जिस क्षण जियान चेन वापस आया वह किसी अन्य महान संत गुरु से मिल सकता है या नहीं भी मिल सकता है, या यहां तक कि कई महान संत गुरुओं द्वारा घेर लिया जा सकता है। अध्याय 164 प्रेरी भेड़ियों का समूह। इस समय जियान चेन की आंखों में एक चमक थी, फिर वह अचानक रुक गया। उसके ठीक सामने जियान चेन घास के बीच से किसी चीज की हरकतों को महसूस कर सकता था। जियान चेन की आंखों में एक ठंडी चमक थी जब वह अपने सामने घास के टुकड़े को देख रहा था। उसके कान फड़क रहे थे क्योंकि वह अपने आसपास की छोटी छोटी हलचलों को सुनने की कोशिश कर रहा था। जियान चेन के चेहरे पर तिरस्कार का भाव था जब वह उस दिशा में उड़ रहा था जिधर से हलचल की आवाज आ रही थी। कुछ ही सांसों के बाद हलचल की आवाजें पहले से भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगी, यहां तक कि उन्हें बिना ध्यान दिए भी सुना जा सकता था। साथ ही घास के भीतर कंपन अब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, लगभग ऐसा लग रहा था जैसे हवा किसी खास क्षेत्र में बह रही हो। अचानक लंबी घास के पीछे से अनगिनत छायाएं उड़कर बाहर आ गईं। जियान चेन बहुत शांत भाव से आगे बढ़ रहा था। उसके दाहिने हाथ में हल्की पवन तलवार थी जिसे उसने पकड़ लिया। हाँ, इस समय एक भेड़िए की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि एक नीले रंग की आकृति घास से निकलकर जियान चेन की ओर छलांग लगाती हुई आई थी। बिना एक तरफ देखे जियान चेन ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा हिलाया क्योंकि नीली आकृति उसके करीब से उड़ रही थी। उसके दाहिने हाथ में हल्की पवन तलवार चांदी की रोशनी की एक लकीर बन गई जब वह उड़ते हुए प्राणी के पास से गुजरा। जैसे ही नीले रंग की आकृति उस पर झपटी, वह अचानक जमीन पर गिर गई। नीचे देखने पर जियान चेन को केवल एक नीले रंग का भेड़िया दिखाई दिया जिसके गले से खून की धार बह रही थी। जैसे ही यह भेड़िया जमीन पर गिरा, भेड़ियों का एक झुंड जियान चेन की ऊंची घास से बाहर निकल आया। उनमें से एक ने अपना बड़ा जबड़ा चौड़ा किया जिससे खून की विडंबनापूर्ण गंध बाहर निकली और नाक पर असहनीय रूप से हमला किया। अभी भी शांत भाव के साथ जियान चेन ने अपनी तलवार से बिजली की गति से वार करना जारी रखा और प्रत्येक आने वाले भेड़िए के गले पर घातक प्रहार किया। ये नीले भेड़िए केवल कक्षा 1 से 2 के स्तर के थे, इसलिए जियान चेन को उनसे बिल्कुल भी खतरा महसूस नहीं हुआ। ऊंची घास की आड़ में से नीले भेड़िए लगातार छलांग लगाते हुए जियान चेन पर हमला कर रहे थे। हालांकि जियान चेन की आगे की गति में एक कदम भी कमी नहीं आई क्योंकि उसने तलवार के वार के जाल में अपने हथियार को लहराया। हर पल उसकी तलवार उसके चारों ओर घूमती थी और हर वार के साथ एक और भेड़िया घातक रूप से मारा जाता था। घास में छिपे हुए ब्लू वुल्फ की संख्या हजारों में थी क्योंकि उन्होंने जियान चेन के चारों ओर लगभग 100 मीटर की परिधि में घेरा बना लिया था। अब जब जियान चेन को मजबूती से घेर लिया गया था तो ब्लू वुल्फ ऊंची घास के पीछे चुपचाप घूम सकते थे। फिर भी जबकि जियान चेन आसानी से एक ब्लू वुल्फ को मार सकता था, उसके हाथों केवल 20 ही मरे थे। हालांकि उसे एहसास था कि उसके आसपास कितने सारे ब्लू वुल्फ हैं, फिर भी जियान चेन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। क्लास 1 या क्लास 2 के जादुई जानवरों के समूह के खिलाफ जियान चेन बिना किसी ऊर्जा को बर्बाद किए उनमें से प्रत्येक को एक ही वार में आसानी से मार सकता था। भले ही भाड़े के सैनिकों का एक समूह ब्लू वुल्फ के इस झुंड से टकरा जाए, लेकिन उनसे निपटने के बाद उन्हें निश्चित रूप से सिरदर्द होगा, भले ही उनके साथ एक महान संत मास्टर हो। एक वर्ग 2 जादुई जानवर के लिए एक महान संत मास्टर को चोट पहुंचाना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन जब उनमें से 1000 होते हैं तो वे बस खड़े होकर आपको उन्हें मारने नहीं देंगे, वे सभी मारने के लिए आगे आएंगे। मैदान में ये नीले भेड़िए बहुत आम दृश्य थे, लेकिन अनगिनत नीले भेड़ियों को मारने के बाद जियान चेन के हाथों में हल्की हवा की तलवार लगभग मौत के देवता की दरांती की तरह थी, जो निर्दयता से जादुई जानवरों के जीवन को काट रही थी। बिना किसी अपवाद के जियान चेन पर झपटने वाले प्रत्येक भेड़िए का दहाड़ते हुए गला काट दिया गया। हवा में भी वे जियान चेन की दरांती जैसी तलवार की तेजी से बच नहीं पाए। जियान चेन के पीछे खून की भारी मात्रा पहले ही एक ही रेखा में बदल चुकी थी जो लंबी घास के ऊपर बिखरी हुई थी।
जहां तक ब्लू वुल्स के शरीरों की बात है, वे सभी एक दूसरे के ऊपर एक ही पंक्ति में बड़े करीने से ढेर हो गए थे। जियान चेन द्वारा इस अंधाधुंध हत्या के बावजूद भेड़िए एक एक करके लंबी घास से बाहर निकल आए, लगभग ऐसे जैसे उन्हें चोट लगने या मौत का डर नहीं था। किसी भी दर्शक की नज़र में ये लगभग ऐसा था जैसे जियान चेन एक नफरत भरा दुश्मन था जिसे मारने के लिए वे मरने के लिए तैयार थे। नीले भेड़ियों का खून हवा में बिखरता रहा क्योंकि हल्की पवन तलवार ने अपने ब्लेड से आकाश को ढक लिया, और खून के साथ मिश्रित होने के बाद तलवार की चमक स्पष्ट रूप से अलग हो गई। जियान चेन के शरीर में कोई भी अस्वाभाविक हरकत नहीं थी। इस हत्याकांड की शुरुआत से लेकर अब तक वह शांति से एक ही लाइन में आगे बढ़ता रहा, बिना ब्लू वुल्व्स के उस पर आगे या पीछे से हमला करने के। फिर भी वे उसकी आगे की गति को रोकने में भी असमर्थ थे। ये नरसंहार 1 घंटे तक जारी रहा और कुछ ही देर बाद जियान चेन ने कई सौ नीले भेड़ियों को मार डाला, जबकि उसके शरीर पर खून का एक भी कण नहीं लगा था। आओ टिल्डर टिल्डर टिल्डर। इस समय पीछे से एक भेड़िए की भयंकर दहाड़ सुनाई दी। ये भेड़ियों के लिए एक आदेश था जिसने तुरंत घेरे के सामने मौजूद हर भेड़िए को पीछे हटने के लिए कहा, और पीछे कई सौ लाशें छोड़ दी जिनके पीछे हटने का एक भी निशान नहीं था। भेड़ियों का झुंड जल्दी ही आया था, लेकिन वे जल्दी ही चले भी गए थे। पलक झपकते ही नीले भेड़ियों का एक भी निशान नहीं दिखाई दे रहा था, सिवाय सैकड़ों मृतकों के खून के जो जमीन पर एक ही निशान छोड़ गए थे। भेड़ियों को पीछे हटते देख जियान चेन ने अपनी लाइट विंड स्वॉर्ड वापस ले ली। इस व्यापक नजदीकी लड़ाई के बावजूद जियान चेन का चेहरा लाल नहीं था, और न ही उसकी सांस तेज चल रही थी। अफवाहें थी कि मैदान में जादुई जानवर अप्राकृतिक रूप से क्रूर थे। ऐसा लगता है कि यह अफवाह सच है। प्रत्येक भेड़िया अपनी जान या किसी डर के बिना मुझ पर हमला करता था, जियान चेन ने मन ही मन सोचा। उस कठिन परीक्षा के बाद भी जियान चेन की दिशा नहीं बदली क्योंकि वह एक ही पंक्ति में चलता रहा। उसके पीछे सभी लाशें होने के बावजूद उसने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे केवल कक्षा 1 और कक्षा 2 के जादुई जानवर थे। शवों की संख्या के बावजूद जियान चेन की ताकत वाले व्यक्ति को इसकी परवाह नहीं थी क्योंकि शवों को इकट्ठा करने और उन्हें संग्रहित करने में समय बिताना उचित नहीं था। ये निश्चित रूप से ऐसा काम नहीं था जिसे करने में जियान चेन समय बर्बाद करना चाहता था। इस घास के मैदान का क्षेत्र बहुत विस्तृत था, इसलिए जियान चेन को 2 दिन तक चलना पड़ा, इससे पहले कि वह उस क्षेत्र के अंत तक पहुंच पाता जो एक उजाड़ भूमि में बदल गया था। 4 घंटे और चलने के बाद वह आखिरकार एक आधिकारिक सड़क पर पहुंच गया जहां उसे एक गाड़ी के बचे हुए निशान दिखाई ददे रहे थे जो वहां से गुजरी थी। सड़क पर कारवां का एक छोटा समूह धीरे धीरे जियान चेन की दिशा में आगे बढ़ रहा था। अध्याय 165 रहस्यमय व्यक्ति। समूह को देखते हुए जियान चेन हजारों मीटर दूर होने के बावजूद उनकी आकृति को स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि समूह में केवल 10 कारवां और लगभग 40 लोग थे। उनमें से हर कोई एक ऊंचे घोड़े पर बैठा था और समूह के बीच में एक शानदार दिखने वाला कारवां था। जियान चेन की नियमित चाल के साथ वह जल्दी ही कारवां के समूह से मिल गया था। घोड़ों पर बैठे प्रत्येक भाड़े के सैनिक जियान चेन को घूर रहे थे। उनमें से कुछ ने जियान चेन की आकृति को देखने के बाद उनमें से प्रत्येक ने उससे दूर देखा जैसे कि उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। जैसे ही जियान चेन कारवां समूह से लगभग 5 मीटर दूर था, दोनों पक्ष अचानक रुक गए क्योंकि जियान चेन का रास्ता उनके समूह को आगे बढ़ने से रोक रहा था। इस पर जो भाड़े के सैनिक पहले से ही जियान चेन को देख रहे थे, वे अब दोस्ताना नहीं लग रहे थे। उनमें से कुछ की आंखों में पहले से ही हत्या का थोड़ा सा इरादा दिखाई देने लगा था। तुम कौन हो और तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? एक बूढ़ा आदमी जियान चेन पर चिल्लाया। दूसरे आदमी के गुस्से की परवाह न करते हुए जियान चेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, साथी यात्रियों, ये व्यक्ति खुद को खोया हुआ पाता है, इसलिए ये सोच रहा है कि क्या एक पल के लिए कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। ये सुनकर बहुत से भाड़े के सैनिकों ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। महाद्वीप की यात्रा करने वाले भाड़े के सैनिकों के लिए अगर वे इलाके से परिचित नहीं थे तो कई लोग अपने साथ एक नक्शा लेकर आते थे। जियान चेन जैसे लोग आमतौर पर नहीं देखे जाते थे, इसलिए जियान चेन द्वारा कही गई बातों को इतनी आसानी से नहीं लिया जा सकता था। अपनी बकवास बंद करो, जल्दी करो और भाग जाओ, वरना इस चाचा को असभ्य होने का दोष मत दो। अधिक हिंसक भाड़े के सैनिकों में से एक ने गुर्राहट के साथ कहा। यह बुजुर्ग व्यक्ति अपनी मांसपेशियों को इस तरह से हिलाते हुए आगे बढ़ा कि सभी की नजर में फट गया और उसने जो छोटी पैंट पहनी हुई थी वह भी दिखाई देने लगी। जियान चेन का चेहरा थोड़ा नीचे झुका हुआ था क्योंकि वह बोलने वाले भाड़े के सिपाही को ठंडे अंदाज में देख रहा था। तुम्हें अपना मुंह साफ करना चाहिए, वरना तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी जान जाने के लिए बस एक ही शब्द काफी है।
इस भाड़े के सिपाही के शब्दों को सुनकर उन्होंने स्पष्ट रूप से जियान चेन को नाराज कर दिया था। जियान चेन के शब्दों ने अन्य भाड़े के सैनिकों के चेहरे पर कुछ रंगत ला दी। जो व्यक्ति जियान चेन को देख रहा था वह अपने दिल की धड़कनों को रोक नहीं पाया, जैसे अचानक उस इलाके में ठंडक छा गई हो। पहले तो वह व्यक्ति थोड़ा डरपोक महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसे धमकाने वाला व्यक्ति सिर्फ 20 साल का है, उसके अंदर की कायरता गुस्से में बदल गई और फिर उसके पीछे से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। साथी दोस्त, आपने जो कहा वो बहुत ज्यादा है। इस आवाज से सभी ने मुड़कर देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी काले घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। उसके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी, लेकिन जब उसने जियान चेन की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक बर्फीली सी चमक थी। कैप्टन लैन, कैप्टन लैन। जैसे ही यह आदमी अपने काले घोड़े के साथ सामने आया, आसपास के सभी सैनिक उसका नाम पुकारने लगे। जियान चेन ने उस आदमी की ओर देखा और कहा, ऐसा कुछ कहने से पहले आपको अपने अधीनस्थों को अनुशासित करना चाहिए। बड़े भाड़े के सिपाही ने जियान चेन को खतरनाक तरीके से घूरते हुए कहा, कितना घमंडी, तुम एक ऐसे लड़के से ज्यादा कुछ नहीं हो जिसे उसकी माँ ने नहीं पढ़ाया है। हमारे कप्तान का अपमान करने की हिम्मत करने के लिए मैं तुम्हारी माँ को तुम्हें अनुशासित करने में मदद करने के लिए यहाँ क्यों नहीं लाता। अपने घोड़े से कूदकर वह अपनी मुट्ठी को फैलाए हुए जियान चेन की ओर चलने लगा। अपनी माँ के बारे में यह बात सुनकर जियान चेन का चेहरा अचानक बदल गया और उसकी आंखों से हत्या की तीव्र भावना बहने लगी। अपना बायां हाथ उठाकर उसने बूढ़े आदमी के आने वाले थप्पड़ को रोका और फिर तुरंत अपना दायां हाथ अपने पेट में घुसा लिया। कच। जियान चेन की सेंट फोर्स से भरपूर मुट्ठी ने उस आदमी के पेट पर वार किया और तुरंत ही हड्डियों के टूटने की आवाज सुनाई देने लगी। देखते ही देखते उसकी छाती में एक गड्ढा दिखाई देने लगा। आह! एक दयनीय चीख के साथ आदमी का चेहरा पूरी तरह से हिंसक भाव से भर गया और उसका सांवला चेहरा पीला पड़ गया। इसके तुरंत बाद जियान चेन की आकृति धुंधली हो गई, क्योंकि उसका पैर एक बार फिर हवा के झोंके के साथ उस आदमी की छाती पर टिका। भाड़े का सिपाही हवा में बहुत ऊपर उड़ गया और आखिरकार एक जोरदार धमाके के साथ 10 मीटर दूर जमीन पर गिरा। धूल हवा में उड़ गई और उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा। उसका चेहरा जो पहले से ही बहुत पीला था, थोड़ा मुरझाने लगा था। यह देखकर कि वह बूढ़ा भाड़े का सैनिक जमीन से रेंग कर ऊपर आने के लिए संघर्ष कर रहा था, अन्य भाड़े के सैनिकों ने अविश्वास से देखा। उनकी एकमात्र प्रतिक्रिया के रूप में एक स्तब्ध नजर के साथ उन्होंने धीरे धीरे चिल्लाना शुरू कर दिया और जियान चेन पर हमला करने के लिए अपने संत हथियार निकाले। अपना हाथ रोको, कैप्टन लैन नाम के व्यक्ति ने अचानक अपने काले घोड़े से आवाज लगाई। एक पल में उसने हर एक भाड़े के सैनिक को जियान चेन पर हमला करने से रोक दिया था। कैप्टन लैन ने अपने घोड़े को आगे बढ़ाया और गंभीर चेहरे के साथ जियान चेन को देखा। सम्माननीय, क्या आप वास्तव में बिना किसी अन्य उद्देश्य के केवल दिशा निर्देश चाहते हैं? सही। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया। कैप्टन लैन, इस जूनियर को एक नक्शा दे दो। जैसे ही जियान चेन ने अपनी बात खत्म की, पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज आई। हालांकि आवाज बहुत बुजुर्ग जैसी लग रही थी, लेकिन माहौल बहुत प्रभावशाली लग रहा था। उस बुजुर्ग की आवाज सुनकर जियान चेन ने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया तो देखा कि आलीशान कारवां का एक छोटा समूह उसकी ओर आ रहा है। कैप्टन लैन के चेहरे पर सम्मान का भाव उभर आया और उसने कारवां की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाँ बड़े साहब। कैप्टन लैन जो प्रदर्शन कर रहा था उसे देखकर जियान चेन की आंखें थोड़ी चमक उठीं। कारवां को देखकर वह बता सकता था कि कारवां में वास्तव में लोग थे, लेकिन दूरी के कारण वो उनकी सही ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा था। फिर कैप्टन लैन ने अपने स्पेस बेल्ट से चर्मपत्र का एक लुढ़का हुआ टुकड़ा निकाला और इसे जियान चेन पर फेंक दिया। ये ब्लू विंड किंगडम का नक्शा है, इसे ले लो। जियान चेन ने चर्मपत्र को खोला और उसे वापस लपेटने से पहले उस पर एक नजर डाली। अपने हाथों को कप के आकार में मोड़ते हुए वह बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। जियान चेन के शरीर को और भी दूर बढ़ता देख कैप्टन लैन चिल्लाया, आगे बढ़ो। जियान चेन द्वारा मारे गए भाड़े के सैनिक को उठाकर घोड़े पर बिठाने के बाद समूह ने अपने रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जियान चेन कुछ देर तक कारवां को किनारे से दूर जाता देखता रहा। वह जानता था कि कारवां का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति एक महान संत गुरु था, इसलिए ऐसे व्यक्ति का सम्मानजनक लहजा देखकर जियान चेन कारवां के अंदर मौजूद व्यक्ति के बारे में वाकई उत्सुक था। कारवां के भीतर उसे केवल एक ही चीज महसूस हो रही थी, वह थी किसी व्यक्ति की सांसें, इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं था। हाँ नौजवान, एक युवा के लिए तुम्हारी जैसी ताकत रखना कोई आसान काम नहीं है। कड़ी मेहनत करते रहो, मुझे विश्वास है कि बहुत दूर नहीं तुम निश्चित रूप से भविष्य में महाद्वीप को हिला दोगे।
जब जियान चेन कारवां के पास से गुजरा तो उसने अपने कानों में धीरे से एक बुजुर्ग की आवाज सुनी, मानो वह बुजुर्ग उसके ठीक बगल में खड़ा हो। जियान चेन का चेहरा थोड़ा बदल गया था क्योंकि वह अचानक कठोर हो गया था। तुरंत अपने चारों ओर देखा, उसने अपने आसपास किसी को नहीं देखा। इसलिए वह अविश्वास में उस कारवां को देखता रहा जो अभी अभी गुजरा था। उसने अभी अभी कारवां के अंदर से इस बुजुर्ग की आवाज सुनी थी। जियान चेन के चेहरे पर अविश्वास के भाव के बावजूद ऐसा प्रतीत हुआ कि कारवां की रखवाली कर रहे भाड़े के सैनिकों ने आवाज पर ध्यान नहीं दिया। जियान चेन द्वारा आवाज सुनने से पहले उनके चेहरों पर कोई अंतर नहीं था। युवक, यदि तुम एक दिन पवित्र साम्राज्य तक पहुंच सको तो तुम मुझे इस बैच का उपयोग करते हुए पा सकते हो। उस समय बुजुर्ग की आवाज एक बार फिर बिना किसी रहस्यमयी लहजे के वापस आए। आवाज के साथ ही एक बैंगनी चमकता हुआ बिल्ला खिड़की से उड़कर जियान चेन के हाथों में आ गया। कारवां की रखवाली कर रहे कुछ भाड़े के सैनिकों ने अचानक जियान चेन की ओर अत्यधिक ईर्ष्या भरी नजरों से देखा और उसके हाथ में मौजूद वस्तु को संदेह भरी नजरों से देखा। अपने हाथ में चमकते इस बैंगनी पदक को देखकर जियान चेन के दिल में ऐसा महसूस होने लगा जैसे लहरें लगातार उस पर टूट रही हों। ये वह क्षण था जब उसे एहसास हुआ कि इस कारवां में बैठी रहस्यमय आकृति निस्संदेह एक अथाह गहन विशेषज्ञ थी। उसे यह पदक मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि यह पदक निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो सामान्य लोग पा सकें। जियान चेन के दिल में एक अजीब सी भावना थी। कारवां में एक व्यक्ति इतना शक्तिशाली था, लेकिन उसके समूह में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल एक महान संत गुरु ही क्यों था। इस समूह में औसत शक्ति केवल एक महान संत की थी, कुछ ऐसे भी थे जो उस स्तर के भी नहीं थे। इसके अलावा इतने सारे सामानों को इस तरह खुले में ले जाया जा रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति के पास स्पेस बेल्ट या स्पेस रिंग भी नहीं थी? के जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता गया, खांसी की स्पष्ट आवाजें सुनाई देने लगीं। जियान चेन ने अपनी आंखों से कारवां को देखा, लेकिन उसका दिल उतना शांत नहीं था जितना कि आमतौर पर होता है। जियान चेन ने अपने हाथों में बैंगनी रंग के पदक को देखते हुए एक लंबी सांस ली। ये पदक उसके हाथ के आकार का ही था और छूने पर एक उंगली चौड़ा और भारी था। ये पदक पूरी तरह से बैंगनी सिक्कों से बना था, इसलिए इस वस्तु को परिष्कृत करने और बनाने का एक विशेष तरीका रहा होगा। और चूंकि यह बैंगनी सिक्कों से बना था, इसलिए इस वस्तु की कीमत अस्वाभाविक रूप से अधिक होगी। पवित्र साम्राज्य में पवित्र शहर, जो तियान युआन महाद्वीप के राजधानी शहरों में से एक है। ये वह जगह भी है जहां पवित्र साम्राज्य का शासक रहता है। इस रहस्यमयी आदमी की क्या पहचान है? जियान चेन ने बड़बड़ाते हुए कहा। अध्याय 166, फीनिक्स शहर। कारवां में रहस्यमय व्यक्ति से मिलने के बाद जियान चेन को कुछ संदेह हुआ। ये देखते हुए कि कैप्टन लैन ने कारवां में मौजूद बुजुर्ग को किस तरह सम्मानपूर्वक पुकारा था और जियान चेन बुजुर्ग की ताकत को बिल्कुल भी नहीं माप सकता था। बुजुर्ग निश्चित रूप से महान संत गुरु नहीं था। महान संत गुरुओं के खिलाफ जियान चेन आसानी से उनके साधना स्तरों को पहचान सकता था, लेकिन जब बात विशेष रूप से इस बुजुर्ग की आई तो जियान चेन को कोई जानकारी नहीं थी। ऐसा लगता है कि उसकी ताकत कम से कम एक अर्थ सेंट मास्टर की है। लेकिन किस कारण से उसने मुझे ये बैज दिया? जियान चेन ने अपने हाथ में बैंगनी सिक्के से बने पदक की ओर देखा। इस पदक पर कोई शब्द नहीं लिखा था, लेकिन इस पर कई तरह के पैटर्न बने हुए थे। इसे भूल जाओ, इसे समझने की कोशिश करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं सड़क पर ही रहूं। जब तक मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं हो जाती, तब तक मेरे लिए पवित्र शहर जाने तक इंतजार करना सबसे अच्छा होगा। जियान चेन ने पदक को अपनी स्पेस रिंग में रखने और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले फैसला किया। सड़क असामान्य रूप से शांतिपूर्ण थी। कई बार ऐसा हुआ कि उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी कभी कभी दिन के समय कई कारवां और भाड़े के सैनिक अपने जादुई जानवरों पर सवार होकर निकलते थे। अब जब उसके पास नक्शा था तो जियान चेन को अब खो जाने की चिंता नहीं थी। नक्शे के अनुसार जियान चेन 3 दिन तक चला और आखिरकार वह फीनिक्स शहर पहुंच गया। फीनिक्स शहर एक क्लास 2 शहर था जो कई 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। जब तक वह बाहरी इलाके में पहुंचा तब तक वहां पहले से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। चमड़े के कपड़े पहने भाड़े के सैनिकों का एक समूह कई आकारों के जादुई जानवरों पर सवार था, जबकि अन्य कारवां धीरे धीरे सड़क पर अपना सामान ले जा रहे थे। आवाजें आपस में मिलकर तरह तरह के विषय बना रही थीं। जियान चेन ने सड़क के साथ साथ जमीन के आखिरी हिस्से तक का सफर तय किया और धीरे धीरे शहर की दीवारों को पार कर गया। जियान चेन के साथ साथ दूसरे भाड़े के सैनिक भी चल रहे थे जो अकेले ही यात्रा कर रहे थे। इसलिए जियान चेन ने किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं किया था।
फीनिक्स शहर के द्वार पर कई पहरेदार बिल्कुल सीधे खड़े थे और ठंडी निगाहों से शहर में प्रवेश करने वालों पर नजर रख रहे थे। चुप रहो, तुम क्या कर रहे हो? उसी समय एक ठंडी आवाज चिल्लाई। सिर घुमाकर देखने पर सभी को एक कारवां समूह दिखाई दिया जिसे एक शहर के गार्ड ने रोका हुआ था। इसी समय कढ़ाईदार कपड़े पहने एक छोटा लेकिन मोटा आदमी आगे बढ़ा और उसने गार्ड का हाथ इस तरह से खींचा जैसे वह उसका दोस्त हो। गार्ड के ठंडे हाथ में कुछ सोने के सिक्के थमाते हुए वह आदमी मुस्कुराने लगा और उसके कान में कुछ शब्द कहने लगा। गार्ड ने उस आदमी द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों को चुटकी में लिया और फिर उन्हें एक दूसरे से रगड़ते हुए गंभीर चेहरे के साथ धीरे धीरे पिघल गया। एक खुशनुमा भाव के साथ अपना हाथ हिलाते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, आप अंदर आ सकते हैं। व्यवहारिक रूप से हर व्यापारी जिसे गार्ड द्वारा रोका जाता था उसे प्रवेश के लिए एक छोटा सा शुल्क देना पड़ता था। तियान युआन महाद्वीप पर यह एक बेहद आम प्रथा थी, लेकिन कुछ व्यापारी ऐसे भी थे जिन्होंने ये शुल्क देने से इनकार कर दिया था। बेशक गार्ड ये दिखावा करते थे कि उनके कारवां में खतरनाक सामान है और उन्हें जबरन तलाशी लेने से पहले प्रवेश नहीं करने देते थे। इस अशिष्टता ने कई लोगों को असंतुष्ट कर दिया था, लेकिन क्योंकि ये पहरेदार अभी भी शहर के सैनिक थे इसलिए कई लोग उनके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ थे। इन पहरेदारों के सामने कुछ ज्यादा ही हिंसक भाड़े के सैनिक भी सिर्फ अपना गुस्सा ही दबा पाते थे। जियान चेन हालांकि टैक्स चुकाए बिना फीनिक्स शहर में प्रवेश करने में सक्षम था। पहरेदारों के लिए जियान चेन एक अकेला यात्री था जो किसी भी तरह का सामान लेकर नहीं जा रहा था, इसलिए उन्हें उसकी परवाह नहीं थी। ये केवल व्यापारियों के लिए था कि वे किसी व्यक्ति के रास्ते में बाधा डालें। क्लास 2 शहर के रूप में फीनिक्स सिटी अपेक्षाकृत विशाल था, जो एक सिटी से काफी हद तक बड़ा था। जैसे ही जियान चेन ने शहर में प्रवेश किया, वह निकटतम अस्तबल में चला गया और शहर के केंद्र तक जाने के लिए अपने लिए एक अच्छा दिखने वाला घोड़ा खरीदा। शहर की चौड़ाई के कारण यदि किसी के पास यात्रा करने के लिए घोड़ा न हो तो फीनिक्स शहर के पूर्व से पश्चिम गेट तक पैदल जाने में आधे दिन से अधिक समय लग जाएगा। कुछ देर घोड़े पर बैठकर यात्रा करने के बाद वह एक किनारे पर रुका और घोड़े को बांधकर किनारे में घुस गया। बैंक के अंदर जियान चेन ने अपने पास मौजूद सभी तांबे, चांदी और सोने के सिक्कों को बैंगनी सिक्कों में बदल दिया। केवल कुछ सिक्के ही बिना बदले रह गए थे ताकि वे दैनिक खर्चों के लिए उनका इस्तेमाल कर सकें। उसने जो पैसे बदले थे उनमें से ज्यादातर जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला में बिताए समय से आए थे, जहां जियान चेन ने मृत भाड़े के सैनिकों के शवों और स्पेस बेल्ट से सारा पैसा इकट्ठा किया था। इससे पहले कि जियान चेन सभी सिक्कों को वापस अपने स्पेस बेल्ट में डालने वाला था, उसने गिनती की कि उसके पास कितने बैंगनी सिक्के हैं। अप्रत्याशित रूप से लगभग 30,000 बैंगनी सिक्के थे और उसके पास पहले से मौजूद बैंगनी सिक्कों को जोड़कर उसके पास कुल 40,000 से अधिक बैंगनी सिक्के थे। बैंक से निकलने से पहले उसने बैंक से एक बैंगनी कार्ड लिया था। इस कार्ड को तियान युआन महाद्वीप पर हर कोई बैंगनी कार्ड कहता था। तियान युआन महाद्वीप के सभी लोगों द्वारा बैंगनी कार्ड का इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता था जो बहुत सारे बैंगनी सिक्के ले जाने से जगह बचाना चाहते थे। बैंगनी कार्ड स्पेस बेल्ट की तरह था जिसमें सिक्के रखने के लिए अपना खुद का अंतर्यामी स्थान था, लेकिन इसका इस्तेमाल बैंगनी सिक्कों की मात्रा को मापने के लिए किया जाता था। बैंगनी कार्ड के साथ कोई भी व्यक्ति अपने पैसे का उपयोग करने के लिए किसी भी बैंक में स्वतंत्र रूप से जा सकेगा। कई उच्च संस्थान भुगतान के रूप में बैंगनी कार्ड भी लेते थे, इसलिए यह बैंगनी सिक्कों के अलग अलग ढेर को साथ लेकर चलने से कहीं ज्यादा सुविधाजनक था। बैंगनी कार्ड जियान चेन के हाथ के आकार का केवल आधा था और इसे विशेष शोधन के माध्यम से बनाया गया था। हालांकि कार्ड खुद कमजोर लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में बहुत मजबूत था, यहां तक कि पृथ्वी संत मास्टर भी इस कार्ड को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। पर्पल कार्ड प्राप्त करना इतना कठिन नहीं था, लेकिन फिर भी इतना आसान भी नहीं था कि आम लोग इसे प्राप्त कर सकें। इसे प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के पास कम से कम 10,000 पर्पल सिक्के होने चाहिए। पर्पल कार्ड न केवल किसी की पहचान का प्रतीक था, बल्कि उसकी संपदा का भी प्रतीक था। बैंगनी कार्ड में बैंगनी सिक्के जोड़ने के लिए बैंक के विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, ताकि आम लोगों के पास सिस्टम को धोखा देने का कोई तरीका न हो। हालांकि बैंक केवल कार्ड को पहचानेंगे, मालिक को नहीं। भले ही कोई मूल मालिक न हो, फिर भी तियान युआन महाद्वीप में कोई भी बैंक बैंगनी कार्ड का उपयोग कर सकता है। बैंक से बाहर निकलते हुए जियान चेन ने अपने हाथ में पर्पल कार्ड पकड़ा। इसमें उसके सभी 40,000 पर्पल सिक्के थे और उसके पास अपने निजी हितों के लिए इस्तेमाल करने के लिए बमुश्किल ही कोई और सिक्का बचा था। जब बैंक में मौजूद लोगों ने जियान चेन के हाथों में पर्पल कार्ड देखा तो वे सब ईर्ष्या भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगे, क्योंकि कई लोग पहले से ही अन्य विचारों से उसकी ओर देख रहे थे। जियान चेन ने अपने चारों ओर लोगों को देखा और मुस्कुराया।
बैंगनी कार्ड को अपने स्पेस बेल्ट में रखते हुए जियान चेन अपने घोड़े पर सवार हुआ और चला गया। अध्याय 167 नीलामी मामले। इसके बाद चारों ओर पूछताछ करने के बाद जियान चेन एक दुकान पर पहुंचे जो राक्षस कोर में माहिर थी, लेकिन काफी बड़ी थी। इमारत नीले पत्थर की सामग्री से बनी थी और 3 मंजिलें थीं। हालांकि ऐसे कई भाड़े के सैनिक थे जो राक्षस कोर बेचते थे, लेकिन वे मुख्य रूप से निम्न स्तर के थे। उच्च स्तर के राक्षस कोर देखने में कम आम थे, इसलिए अगर कोई वास्तव में एक खरीदना चाहता था तो उसे स्टोर पर जाना होगा। स्टोर जितना बड़ा होगा, राक्षस कोर उतनी ही उच्च गुणवत्ता वाले होंगे। इसके अलावा राक्षस कोर बेचने वाले स्टोर में भाड़े के सैनिकों की तुलना में बहुत ज्यादा आपूर्ति थी, जिनके पास बिक्री के लिए केवल 3 या 5 क्लास 1 या 2 राक्षस कोर थे। अगर कुछ प्रभावशाली कबीले बड़ी मात्रा में राक्षस कोर खरीदना चाहते थे तो वे उन्हें खरीदने के लिए इन दुकानों पर जाते थे। राक्षस कोर की दुकान में प्रवेश करते हुए जियान चेन ने महसूस किया कि इतनी बड़ी दुकान होने के बावजूद अंदर बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। वहां कोई राक्षस कोर भी नहीं रखा हुआ था, केवल कुछ महिला क्लर्क ही काम कर रही थी, लेकिन इसके अलावा ये जगह बिल्कुल भी राक्षस कोर की दुकान जैसी नहीं लग रही थी। कुछ उलझन के साथ जियान चेन उनके पास गया और पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या ये वह जगह है जहां वे राक्षस कोर बेचते हैं? ये सुनकर महिला क्लर्क ने आश्चर्य से जियान चेन के सुंदर और नाजुक चेहरे को देखा। जियान चेन जैसा सुंदर चेहरा देखकर वह एक पल के लिए रुक गई और फिर खुशी से बोली, क्या तुमने हमारे स्टोर के बाहर साइन देखा? अगर हमारा मॉन्स्टर कोर हेवन स्टोर मॉन्स्टर कोर नहीं बेचता तो ये कौन सी जगह होती? जियान चेन ने खाली हॉल को देखते हुए शर्मिंदगी भरी मुस्कान बिखेरी, तो फिर वहां एक भी राक्षस कोर प्रदर्शन के लिए क्यों नहीं है? शायद ये जियान चेन की उपस्थिति के कारण था जिसने उसे महिलाओं के लिए अप्रतिरोध्य बना दिया था, लेकिन क्लर्क ने उसे घूरते हुए प्रसन्नतापूर्वक समझाया, हमारा मॉन्स्टर कोर हेवन स्टोर केवल दूसरे और तीसरे तल पर हमारे उच्च स्तर के मॉन्स्टर कोर प्रदर्शित करता है। पहली मंजिल पर केवल क्लास 1 मॉन्स्टर कोर हैं, लेकिन चूंकि वे बेहद आम हैं, इसलिए उन्हें प्रदर्शन पर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुनकर जियान चेन को अचानक से रोशनी दिखाई दी। ये स्टोर की सिर्फ पहली कहानी थी, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि स्टोर ऐसे काम करता है। महिला क्लर्क ने कहना जारी रखा, आप कौन सा मॉन्स्टर कोर खरीदना चाहते थे? अगर आप क्लास 1 मॉन्स्टर कोर खरीदना चाहते हैं तो मुझे बताइए कि आप कितने खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर आप क्लास 2 मॉन्स्टर कोर खरीदना चाहते हैं तो आपको दूसरी मंजिल पर जाना होगा। जियान चेन ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए पूछा, मैं यहाँ मॉन्स्टर कोर खरीदने नहीं आया हूँ, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप इसके बजाय मॉन्स्टर कोर खरीद रहे हैं? महिला क्लर्क ने आश्चर्यचकित चेहरे से जियान चेन को देखा, क्या आप राक्षस कोर बेच रहे हैं? सही। जियान चेन ने सिर हिलाया। क्लर्क की आंखों में एक अविश्वसनीय भाव भर गया जब उसने जियान चेन को घूरा। उसे समझ नहीं आया कि इतना सुंदर युवक राक्षस कोर खरीदने के बजाय उसे बेचने की कोशिश क्यों कर रहा था। वह कई सालों से इस स्टोर पर काम कर रही थी, लेकिन ये पहली बार था जब ऐसा कोई व्यक्ति आया था। आमतौर पर यह हमेशा हटे कट्टे पुरुषों का समूह होता था। इसके बावजूद उसने जियान चेन को तिरस्कार से नहीं देखा, बल्कि एक मीठी मुस्कान के साथ बोलना जारी रखा, हम यहाँ राक्षस कोर भी खरीदते हैं, इसलिए यदि आप जो राक्षस कोर बेचना चाहते हैं उसे बाहर लाएं। जियान चेन ने तुरंत 2 स्पेस बेल्ट निकाली और महिला क्लर्क को थमा दी। इन 2 स्पेस बेल्ट में क्लास 1 और 2 मॉन्स्टर कोर थे। क्लर्क ने 2 स्पेस बेल्ट लिए और अंदर मौजूद मॉन्स्टर कोर की मात्रा का निरीक्षण करना शुरू किया। जल्दी ही उसके चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया, क्योंकि स्पेस बेल्ट में क्लास 1 और 2 मॉन्स्टर कोर की संख्या लगभग 2000 थी। यह पहली बार था जब उसने इतने सारे मॉन्स्टर कोर देखे थे। गहरी सांस लेते हुए महिला क्लर्क ने जटिल भाव से जियान चेन के सुंदर चेहरे को देखा, कृपया 1 मिनट रुकिए, मैं दुकानदार के साथ अभी आती हूँ। स्पेस बेल्ट वापस जियान चेन को सौंपते हुए वह मुड़ी और दूसरी मंजिल की ओर चल दी। उसके जाने के कुछ ही देर बाद कढ़ाईदार नीला लबादा पहने एक आदमी उसी महिला कर्मचारी के साथ नीचे आया। दुकानदार बाय, ये वही है जो राक्षस कोर बेचना चाहता है, महिला क्लर्क ने कहा और दुकानदार को जियान चेन के पास ले गई। दुकानदार बाय नाम के एक व्यक्ति ने जियान चेन की ओर मुस्कुराते हुए अपने अधेड़ सिर को हिलाया, जूनियर, क्या ये संभव है कि आप मेरे देखने के लिए राक्षस कोर को बाहर ला सकें? जियान चेन ने दुकानदार बाय को दिखाने के लिए स्पेस बेल्ट लाने में संकोच नहीं किया। स्पेस बेल्ट की सामग्री का निरीक्षण करने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए दुकानदार बाय की आंखें अचानक चौंक गईं जब उसने स्पेस बेल्ट के भीतर राक्षस कोर की मात्रा देखी। इतने सारे मॉन्स्टर कोर एक साथ बेचना, ये कुछ ऐसा है जो फीनिक्स सिटी में अक्सर देखने को नहीं मिलता।
अधेड़ उम्र का आदमी जियान चेन को देखते हुए बोला, जूनियर, क्या तुम्हें बुरा लगेगा अगर मैं तुम्हें ऐसा कहूं? मुझे उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। जियान चेन मुस्कुराया, दुकानदार, क्यों न हम इस बारे में बात करें कि आप इसे कितने पैसे में खरीदना चाहेंगे। हम ऐसा कर सकते हैं, कृपया मुझे एक पल के लिए इस पर सोचने की अनुमति दें। आदमी हंसा। बिना किसी और बात के वह जियान चेन को एक गुप्त कमरे में ले गया ताकि वे राक्षस कोर पर जा सकें। जब राक्षस के सभी कोर गिने गए तो मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने जियान चेन को कुल 5000 बैंगनी सिक्के दिए। बैंगनी सिक्के लेते हुए जियान चेन ने दुकानदार को धन्यवाद दिया और इमारत से बाहर चला गया। अपने घोड़े पर सवार होकर भीड़ भरे बाजार में जाकर उन्होंने बाहरी दुनिया में जीवित रहने के लिए कई जोड़े कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं खरीदनी शुरू कर दी। तभी भीड़ के जोरदार शोर ने जियान चेन का ध्यान खींचा। मैंने सुना है कि वार्षिक नीलामी 10 दिन बाद होने वाली है। इस बार बहुत सी कीमती चीजें होंगी। हाँ, इस साल यह नीलामी जरूर होनी चाहिए। कौन जाने वहां क्या खजाना मिलेगा। फीनिक्स सिटी की हेवनली फीनिक्स नीलामी बहुत प्रसिद्ध है। वार्षिक नीलामी में आमतौर पर हमेशा दूसरे शहरों से बहुत से लोग भाग लेते हैं, इसलिए इसमें निश्चित रूप से भीड़ होगी। नीलामी। जियान चेन ने दूसरों की बातें सुनते हुए खुद से चिल्लाया। अब इस बारे में सोचते हुए वह अब उस क्षेत्र में घूमने की इच्छा नहीं रखता था और तुरंत फीनिक्स शहर के केंद्र में वापस जाने के लिए सड़क पर चला गया ताकि वह जगह ढूंढ सके जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। इमारत असाधारण रूप से ऊंची थी। केवल 2 मंजिल ऊंची होने के बावजूद ये पास की 4 मंजिली सराय से कई दर्जन मीटर ऊंची थी। यहां तक कि जिस क्षेत्र को इसने कवर किया था वह भी मर्सिनरी यूनियन की तुलना में बड़ा था, जो लगभग उसी आकार का था। नीलामी घर के बड़े बड़े गेट के ऊपर एक 3 मीटर लंबा बोर्ड था जिस पर 4 शब्द हेवनली फीनिक्स नीलामी घर फैंसी सुलेख में लिखे थे। नीलामी घर में भी बहुत से लोग आ जा रहे थे। थोड़ी झिझक के साथ जियान चेन अपने घोड़े से उतरा और नीलामी घर के पास एक सराय में घुस गया, जहां उसने एक कमरा किराए पर लिया। उसके बाद उसने घोड़े को जाने दिया। कुछ दिनों के बाद जियान चेन एक सुनसान जगह पर घूमता रहा, जहां उसने अपने स्पेस बेल्ट से कुछ जड़ी बूटियां निकाली। एक कप चाय उबालने में लगने वाले समय के बाद जियान चेन पूरी तरह से अलग नजर से वापस खड़ा हुआ। इस बार वह अपेक्षाकृत साधारण दिखने वाले एक गहरे रंग के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की तरह लग रहा था। अगर वह भीड़ में घुल-मिल जाता तो कोई भी उसके चेहरे को याद नहीं रख पाता, सिवाय इसके कि उसके चेहरे के बाईं ओर एक छोटा सा निशान था। अपना भेष बदलने के बाद जियान चेन ने अपने कपड़े बदले और फिर हेवनली फीनिक्स नीलामी घर की ओर चल पड़ा और फिर उसके अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद उसने देखा कि उसके चारों ओर लोगों का एक निरंतर प्रवाह अंदर बाहर चल रहा था। इस समय तक वार्षिक नीलामी शुरू होने वाली थी, इसलिए बहुत से लोग पहले से ही नीलामी के लिए अपनी कीमती वस्तुओं को पंजीकृत करने की कोशिश कर रहे थे। सर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन सी वस्तु पंजीकृत करना चाहते थे? जैसे ही जियान चेन ने नीलामी घर में प्रवेश किया, एक महिला कर्मचारी ने उसे प्यार से पुकारा। क्या आप कृपया इस जगह के अधिकारी को बाहर ला सकते हैं? मुझे उसके साथ कुछ बातें चर्चा करनी है। जियान चेन के गले से एक गहरी आवाज आई। उसने अपनी आवाज भी बदल दी थी। हाँ, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। महिला कर्मचारी ने नीलामी घर में आगे बढ़ने के लिए उस क्षेत्र से जाने से पहले जियान चेन का अध्ययन किया। एक पल में एक सफेद बालों वाला आदमी जो अमीर दिखने वाले कपड़े पहने हुए था, सम्मानपूर्ण चेहरे के साथ महिला कर्मचारी के साथ जियान चेन की ओर बढ़ा। एल्डर हुआंग, ये वह व्यक्ति है जो आपको ढूंढ रहा है। महिला ने जियान चेन की ओर मुड़ने से पहले कहा, सर, ये हमारे हेवनली फीनिक्स नीलामी घर के उच्च स्तरीय मूल्यांकनकर्ता एल्डर हुआंग हैं। जियान चेन ने अभिवादन के लिए अपने दोनों हाथ जोड़े। उनके अभिवादन को बुजुर्ग ने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उनकी ओर देखा और पूछा, आपको क्या काम है? जियान चेन ने नीलामी घर में आसपास के लोगों को देखने के लिए अपनी आंखें घुमाई और फिर जवाब दिया, एल्डर हुआंग, मेरे पास कुछ कीमती चीजें हैं जिन्हें मैं बेचना चाहता हूं। क्या एल्डर उनके बारे में बात करना चाहेंगे? जियान चेन की बातें सुनकर बुजुर्ग की आंखें चमक उठीं और उन्होंने जियान चेन को बात करने के लिए एक सुरक्षित कमरे की ओर इशारा किया। जियान चेन और बुजुर्ग एक मेज के विपरीत किनारों पर बैठ गए। हालांकि कमरा इतना बड़ा नहीं था, लेकिन यहाँ ध्वनिरोधी बहुत अच्छी थी, इसलिए उनकी बातचीत बिना किसी चिंता के स्वतंत्र रूप से हो सकती थी कि बाहर से कोई सुन लेगा। सर, आपको वह वस्तु जो आप नीलाम करना चाहते थे एल्डर जियो के पास ले जाना चाहिए था। जब दोनों बैठ गए तो एल्डर ये कहने से खुद को रोक नहीं पाए। हाँ, एल्डर हुआंग, मैं कुछ नीलाम करना चाहता था, लेकिन ये गोपनीय रहना चाहिए। जियान चेन ने अपना स्पेस बेल्ट निकालने से पहले हंसते हुए कहा।
तो फिर आप निश्चिंत हो सकते हैं, हमारा हेवनली फीनिक्स नीलामी घर सभी शहरों में बहुत प्रतिष्ठित है और किसी को भी छोटी से छोटी जानकारी भी नहीं बताएगा। बुजुर्ग ने उसे दिए गए स्पेस बेल्ट का निरीक्षण करने से पहले मुस्कुराया। जैसे ही बुजुर्ग ने स्पेस बेल्ट के अंदर देखा, उसकी आंखें अचानक उसके चेहरे के साथ जम गईं क्योंकि वह सदमे और अविश्वास के साथ अंदर की चीजों को देख रहा था। यह एक क्लास 5 जादुई जानवर का शरीर है। अध्याय 168 यूलियन। बुजुर्ग के चेहरे पर हैरानी भरे भाव देखकर जियान चेन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में बुजुर्ग हुआन की नजर अच्छी है। कक्षा 5 के जादुई जानवर के शरीर को देखकर बुजुर्ग के दिल को बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन जल्द ही उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए उसने जियान चेन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। प्रिय महोदय, क्या आप वाकई इस क्लास 5 जादुई जानवर के शरीर को नीलाम करना चाहते हैं? बुजुर्ग की आंखों में आशा थी क्योंकि वह जियान चेन के जवाब का इंतजार कर रहा था। क्लास 5 जादुई जानवर का शरीर विशेष रूप से कीमती था और साथ ही इसे आपूर्ति करना विशेष रूप से कठिन था। क्लास 2 फीनिक्स शहर के इतिहास में पिछले दर्जन वर्षों में क्लास 5 जादुई जानवर के शरीर की बिक्री की केवल 2 या 3 घटनाएं हुई थीं। हालांकि हर बार ऐसा होने पर इसने आसपास के शहरों में सदमे की लहरें भेजी थीं, जहां आसपास के सभी प्रभावशाली कबीले इसके लिए लड़ना शुरू कर देते थे। अगर इन दोनों शवों की नीलामी उनके हेवनली फीनिक्स नीलामी घर में की जाए तो उनका नीलामी घर निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रतिष्ठा अर्जित करेगा। अगर ऐसा हुआ तो उनके नीलामी घर का साम्राज्य के इस क्षेत्र में नंबर 1 नीलामी घर बनना एक सपने से बहुत दूर नहीं होगा। बुजुर्ग के चेहरे पर घबराहट देखकर जियान चेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है, ये 2 श्रेणी 5 के जादुई जानवर हैं, मैं उन्हें नीलाम करने आया हूँ, क्या इसमें कोई समस्या होगी? बुजुर्ग का चेहरा चमक उठा और उसने जल्दी से जियान चेन को जवाब दिया, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इन शवों की नीलामी हमारे स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर में कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा करना हमारे लिए सम्मान की बात होगी। हालांकि प्रिय महोदय, ये 2 वर्ग 5 जादुई जानवर के शरीर बहुत महत्वपूर्ण हैं और मेरे अधिकार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें और मैं स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर के प्रबंधक को आपके पास लाकर इस मामले पर चर्चा करूंगा। ऐसा कहकर बुजुर्ग ने जियान चेन को विनम्र सलाम किया और कमरे से बाहर चले गए, जिससे एक बार फिर शांति हो गई और जियान चेन ही अंदर अकेला व्यक्ति रह गया। अपनी कुर्सी पर आराम से पीछे झुकते हुए जियान चेन ने अपना सिर नीचे झुकाया और सोचना शुरू किया। अभी उसका दिमाग लगातार इस बारे में सोच रहा था कि इसके परिणामस्वरूप उसे किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। क्लास 5 जादुई जानवर का शरीर बहुत कीमती था। क्लास 2 फीनिक्स शहर में इसे अत्यंत दुर्लभ कहा जा सकता है। जियान चेन खुद जानता था कि अगर वह इन 2 शवों की नीलामी करेगा तो निस्संदेह पूरे इलाके में हड़कंप मच जाएगा। इस तरह निस्संदेह उसके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कच! अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक आवाज सुनाई दी। जियान चेन ने अपना सिर झुकाकर देखा तो एक सियान रंग की पोशाक पहने महिला धीरे धीरे सलीकेदार कदमों से अंदर चली आ रही थी। जैसे ही वह अंदर आए, कमरे में तुरंत एक मीठी खुशबू फैल गई। यह महिला काफी लंबी थी और लगभग 30 साल की लग रही थी। उसका पूरा शरीर एक खूबसूरत महिला के स्वभाव को दर्शाता था, जिसका कोई तर्क नहीं था। कुछ सामान्य पुरुषों के लिए वे शायद ही उसके आकर्षण का विरोध कर पाएंगे। उसके ठीक पीछे उसके गहरे हरे रंग के बाल बिना किसी बंधन के उसके कंधों और पीठ पर लटके हुए थे। उसकी काली पुतलियां एक रहस्यमयी रोशनी से चमकती हुई लग रही थीं, जो ऐसा लग रहा था मानो किसी व्यक्ति के मन को पढ़ सकती हो। इस महिला के ठीक पीछे एल्डर हुआन खड़े थे, जो पहले ही कमरे का दरवाजा बंद करके बाहर निकल चुके थे। जैसे ही जियान चेन ने महिला का अध्ययन किया, महिला ने जियान चेन का अध्ययन किया क्योंकि वह जियान चेन के सामने सुरुचिपूर्ण ढंग से बैठी थी। उसकी जुड़वां काली आंखें जियान चेन को गहराई से घूर रही थीं, जैसे कि उसे समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे यूलियन कहा जाता है, मैं स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर की प्रभारी हूँ। क्या ये जानता है कि आपको किस नाम से पुकारना है? जियान चेन ने अभिवादन में अपने हाथ जोड़े, इसका नाम वू यून है, मिस यूलियन। यूलियन ने अपना सिर हिलाया और पास खड़े एल्डर हुआन की तरफ देखा। तो आपको वू यून कहा जाता है? मैंने अभी एल्डर हुआन से सुना है कि आप क्लास 5 मैजिकल बीस्ट्स के 2 शव बेचना चाहते थे। क्या यही मामला है? फिर यूलियन की खूबसूरत आंखें जवाब के लिए जियान चेन की ओर मुड़ गईं। ठीक है, यही मामला है। जियान चेन ने 2 क्लास 5 जादुई जानवरों के साथ स्पेस बेल्ट को टेबल के ऊपर रख दिया। बोलना जारी रखते हुए उसने कहा, मिस यूलियन वे यही हैं, इसलिए अगर आप चाहें तो उनकी जांच कर लें। हाँ,
यूलियन ने स्पेस बेल्ट को पकड़ लिया और अंदर की सामग्री का निरीक्षण करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने अंदर जादुई जानवरों की लाशें देखी, उसके चेहरे पर अत्यधिक सदमे का भाव था। ये वाकई क्लास 5 के जादुई जानवर हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये जादुई स्काईविंग गाय और क्विक क्लाउड बीस्ट है, यूलियन ने टिप्पणी की। जियान चेन ने अपना सिर हिलाया। मिस यूलियन, अगर मैं इन 2 श्रेणी 5 जादुई जानवरों को नीलामी घर की देखभाल में छोड़ दूं तो क्या कोई समस्या होगी? ये सुनकर यूलियन ने धीरे से हंसना शुरू कर दिया और उसने स्पेस बेल्ट को वापस टेबल पर रख दिया। उसकी जुड़वां काली पुतलियां ऐसी लग रही थीं मानो वे किसी भी नश्वर की आत्मा को अवशोषित कर सकती हैं और उनमें किसी प्रकार का प्यारा आकर्षण था जब वह जियान चेन को घूर रही थी। बेशक कोई समस्या नहीं होगी। सर के लिए हमारे नीलामी घर के भीतर इन 2 जादुई जानवरों की नीलामी करना यह एक बहुत ही दुर्लभ घटना है। ये निश्चित रूप से हमारे नीलामी घर के लिए एक अच्छी बात होगी, इसलिए मैं सर को इसके लिए सेवा शुल्क से छूट दे सकता हूँ। अगर नीलामी घर जादुई जानवरों को सफलतापूर्वक बेच देता है तो सर को मुनाफे का 100% मिलेगा और हमारे नीलामी घर को इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। जियान चेन को सेवा शुल्क की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने सम्मान से अपने हाथ ऊपर उठा लिए। बेशक, अगर सर जादुई जानवरों के साथ क्लास 5 मॉन्स्टर कोर को बाहर लाते हैं तो हमारा स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर खुले तौर पर इसकी घोषणा कर सकता है और निश्चित रूप से अधिक कीमत ला सकता है। आप इस पर एक पल के लिए क्यों नहीं सोचते? यूलियन ने कहना जारी रखा। जियान चेन के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी जब उसने कहा, मिस यूलियन, मुझे सच में बहुत अफसोस हो रहा है लेकिन वे 2 क्लास 5 मैजिकल बीस्ट्स मुझे मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज पर मिले थे। जब तक मैंने उनके शरीर खोजे तब तक उनके राक्षसी कोर पहले ही गायब हो चुके थे, इसलिए मेरे पास केवल शरीर है, कोर नहीं। ओह, तो यह मामला है। यूलियन को जियान चेन पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह उस पर मुस्कुराए। ये देखकर जियान चेन का चेहरा उदास हो गया और वह थोड़ा असंतुष्ट चेहरे के साथ बोला, मिस यूलियन, मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन इस पर विश्वास करना आप पर निर्भर है। जियान चेन के चेहरे पर थोड़ा गुस्सा देखकर यूलियन के चेहरे पर माफी मांगने वाला भाव था और उसने कहा, सर वुयून, कृपया बुरा न माने। ये छोटी लड़की बिना किसी अन्य उद्देश्य के केवल पूछ रही थी, कृपया गलतफहमी न पालें। जल्दी से कागज का एक टुकड़ा निकालते हुए उसने कहा, सर वुयून, कृपया अपना नाम यहाँ पर हस्ताक्षर करें और हमें 2 क्लास 5 जादुई जानवर दे ताकि स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर उन्हें नीलाम कर सके। क्या सर के पास कोई और सवाल है? मैं नीलामी घर के नियमों से पहले से ही परिचित हूं। अच्छा, फिर ये 2 जादुई जानवर अस्थायी रूप से आपको दे दिए जाएंगे। अगर इससे कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आपका नीलामी घर इसका दोष लेगा। सर वू यून, कृपया निश्चिंत रहें। हमारे हेवनली फीनिक्स नीलामी घर को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए। अगर कोई समस्या या नुकसान होता है तो हमारा हेवनली फीनिक्स नीलामी घर इसकी जिम्मेदारी लेगा। अध्याय 169, खतरे को खत्म करना। उसके बाद जियान चेन और हेवनली फीनिक्स नीलामी घर के प्रबंधक यूलियन ने नीलामी घर की प्रक्रिया के लिए कुछ चीजों पर चर्चा की। ये सब हो जाने के बाद जियान चेन ने कक्षा 5 के जादुई जानवरों को नीलामी घर में छोड़ दिया और चले गए। एक बार जब जियान चेन गुप्त कमरे से बाहर निकल गया तो वहां केवल मूल्यांकनकर्ता एल्डर हुआंग और प्रबंधक यूलियन ही बचे थे। कमरे का दरवाजा बंद करके एल्डर हुआंग वापस वहीं आ गया जहां वह बैठा था और एक बार फिर बैठ गया। यूलियन के हाथों में स्पेस बेल्ट को घूरते हुए उसने आखिरकार उससे कहा, छोटी यूलियन, क्या तुम्हें लगता है कि क्लास 5 मॉन्स्टर कोर वू यून के हाथों में हो सकते हैं? यूलियन ने अपनी जेड जैसी उंगलियों से 2 क्लास 5 जादुई जानवरों के साथ स्पेस बेल्ट को सावधानी से सहलाया। इसके भीतर खून होने के बावजूद उसे अस्वस्थ महसूस नहीं हुआ या अपने स्त्री व्यक्तित्व के बावजूद भी उसे इससे घृणा नहीं हुई। इसकी अच्छी संभावना है। इन घावों को देखते हुए जादुई जानवरों ने एक दूसरे को मार डाला होगा और अंत में एक व्यक्ति ने सफाई की होगी और राक्षस कोर को निकाला होगा। इसलिए यह व्यक्ति इतना मजबूत नहीं होना चाहिए और इन 2 वर्ग 5 जादुई जानवरों से बहुत कमतर है, अन्यथा वह इतने गंदे घावों के बिना आसानी से इन 2 जादुई जानवरों को मार सकता था। यूलियन ने बड़बड़ाया। फिर भी हम इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकते कि उसने क्लास 5 मॉन्स्टर कोर नहीं निकाले। वू यून नामक व्यक्ति को वास्तव में लाशें मिली थीं, लेकिन इस बात की संभावना कम है कि उसके पास मॉन्स्टर कोर न हो। केवल पृथ्वी या स्वर्ग के संत मास्टर स्तर के लोग ही क्लास 5 के जादुई जानवर के शरीर की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन मॉन्स्टर कोर को स्पष्ट रूप से ऐसे विशेषज्ञ द्वारा नहीं निकाला गया था। ये सुनकर एल्डर हुआंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, जब आप इसे इस तरह कहते हैं तो 2 श्रेणी 5 राक्षस कोर वास्तव में वूयू के शरीर पर हैं। हाँ, यही सबसे संभावित स्थिति है।
यूलियन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। इसे भूल जाओ, क्लास 5 मॉन्स्टर कोर वुयून के पास है या नहीं, ये हमारी चिंता का विषय नहीं है। हमें बस वही करना है जो हमें एक नीलामी घर के रूप में करना चाहिए। हालांकि क्लास 5 मॉन्स्टर कोर बहुत महंगा है, लेकिन हमारे हेवनली फीनिक्स नीलामी घर की प्रतिष्ठा की तुलना में यह एक नगण्य लागत है। ठीक है एल्डर हुआंग, चलो क्लास 5 मॉन्स्टर कोर के बारे में भूल जाते हैं और मन की शांति के साथ हमसे जो अपेक्षित है वही करते हैं। हमारे हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस के लिए क्लास 5 मैजिकल बीस्ट्स की यह आकस्मिक खोज पहली जगह में एक अत्यंत दुर्लभ अवसर था। इसलिए हमें इस मुश्किल से मिलने वाले अवसर का उचित उपयोग करना चाहिए और अपने हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस की प्रसिद्धि को और भी बढ़ाना चाहिए। हाँ, मैं समझता हूँ, एल्डर हुआंग ने जवाब दिया। इसके अलावा हमें वू यून के साथ इस मामले को गुप्त रखना चाहिए क्योंकि वह क्लास 5 मैजिकल बीस्ट का मालिक है। हमें इस बारे में कोई भी खबर लीक नहीं होने देनी चाहिए, अन्यथा इससे हमारे हेवनली फीनिक्स नीलामी घर को कोई फायदा नहीं होगा। इससे हमारे हेवनली फीनिक्स नीलामी घर की प्रतिष्ठा पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तुम इतना तो समझ सकती हो, है ना? यूलियन ने धीरे से कहा, लेकिन उसके द्वारा बोले गए शब्दों में लोहे की झलक थी, मानो वह किसी कमांडर की तरह बोल रही हो। हाँ, ये बुजुर्ग समझता है, बुजुर्ग हुआंग ने तुरंत उत्तर दिया। स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर से निकलने के बाद जियान चेन एक निश्चित सड़क से नीचे भीड़ भरी गलियों में चला गया। अंत में वह आखिरकार एक छोटी सी सुनसान गली में पहुंच गया। बंद घरों की कतारों को देखकर, जो निर्जन थे, जियान चेन एक पल के लिए झिझका, फिर उसने अपनी हल्की हवा वाली तलवार निकालकर जंजीरें काट दी और एक कमरे के अंदर चला गया। कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए दृश्यता बहुत कम थी। फिर भी जियान चेन फर्नीचर के साधारण लेआउट और एक मेज को देख सकता था जिस पर धूल की एक बहुत ही स्पष्ट परत थी, जो ये दर्शाती थी कि इस घर में बहुत लंबे समय से कोई नहीं रहता था। जियान चेन ने अपने चेहरे पर छिपे हुए भेस को हटाने के लिए तुरंत अपने स्पेस बेल्ट से कुछ चीजें निकालने से पहले अपने चारों ओर देखा। अपने पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े पहने और फिर अपने बालों का स्टाइल बदलकर उसने आखिरी निशान मिटा दिया और लकड़ी के घर से बाहर गली में चला गया। जब तक जियान चेन किसी और की नजर में आता तब तक वह पहले से ही अपना असली रूप धारण कर चुका था। यहां तक कि उसके व्यवहार में भी उसके पिछले भेष से बदलाव आ गया था। इस समय भले ही एल्डर हुआंग या यूलियन जियान चेन को देखें, वे जियान चेन और वू यून के बीच कोई संबंध नहीं ढूंढ पाएंगे क्योंकि दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर थे। सबसे पहले फीनिक्स शहर का विस्तृत नक्शा खरीदने के बाद जियान चेन ने व्यस्त स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर की ओर चलने और वहां घूमने का निर्णय लिया। जबकि क्लास 5 जादुई जानवर बड़े शहरों में आम बात हो सकती है, फीनिक्स सिटी जैसे शहर में यह एक निर्विवाद कीमती खजाना था। जियान चेन जानता था कि क्लास 5 जादुई जानवर को बेचना उतना आसान नहीं होगा जितना होना चाहिए, इसलिए उसे खुद को पर्यावरण से परिचित करना था। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो उसके पास कम से कम भागने का रास्ता होगा और वह घबराएगा नहीं। पूरी दोपहर जियान चेन इलाके में घूमता रहा और हर सड़क और गली से होकर गुजरा। रात होने पर ही जियान चेन सराय में वापस लौटा। सादा भोजन करने के बाद जियान चेन अपने बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जियान चेन इस बार साधना नहीं कर रहा था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ गई थी, या शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने साधना करने के लिए राक्षस कोर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था। अपनी ताकत के शिखर संत मास्टर स्तर पर होने के कारण वह अब अपनी ताकत का पहले की तरह कुशलता से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसके साथ ही वह अपनी लड़ाई की ताकत का पूरी क्षमता से या पहले की तरह आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। यह कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं थी, लेकिन फिर जियान चेन जानता था कि अगर उसने इस समस्या को जल्द ही हल नहीं किया तो इसका उस पर निश्चित रूप से लंबे समय तक असर रहेगा। तो इस समय जियान चेन अपनी शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ाने के डर से साधना नहीं कर रहा था। अगर वह अपनी साधना की गति का दुरुपयोग करता तो उसकी संत शक्ति पर उसका नियंत्रण बहुत मुश्किल हो जाता। इसलिए इससे पहले कि उसकी साधना में कोई दोष उत्पन्न हो, किसी भी खतरे का समाधान करना सबसे अच्छा होगा। अध्याय 170 कक्षा 5 जादुई जानवर द्वारा उत्पन्न सनसनी 1। पूरी रात जियान चेन अपने बिस्तर पर बैठा रहा और अपने शरीर के भीतर मौजूद संत शक्ति को लगातार परिष्कृत करता रहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह इसका कुशलतापूर्वक उपयोग कर सकेगा। वह साधना जारी रखने का साहस नहीं कर सका क्योंकि उसे डर था कि उसके शरीर में छिपा खतरा और अधिक प्रबल हो जाएगा। जियान चेन के शरीर के भीतर मौजूद सेंट फोर्स एक निश्चित पैटर्न में लगातार उसके मेरिडियन के चारों ओर बहता रहा। जैसे जैसे यह उसके शरीर के भीतर बहता गया, वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर पर उसका नियंत्रण लगातार बढ़ रहा है।
साथ ही उसके सेंट फोर्स और उसके शरीर के बीच अनुकूलता का स्तर धीरे धीरे बढ़ता गया। उन्होंने ये भी महसूस किया कि अपने संत बल का संचार करते समय उनका रक्त भी ऐसा ही कर रहा था। उनके रक्त में कुछ अजीब आनुवंशिक कारक जमा होने लगे और उनके शरीर के विभिन्न अंगों में प्रवेश करने लगे। वे आनुवंशिक कारक सिल्वर स्ट्राइप्ड गोल्डन स्नेक के एंटी वेनम जीन थे। हालांकि एंटी वेनम जीन साल की शुरुआत में ही उसके रक्त प्रवाह में पूरी तरह से समाहित हो गए थे, लेकिन रक्त ने उसके अंगों को बदलना शुरू कर दिया था। इस प्रक्रिया को पूरा होने में बहुत समय लगेगा। अभी एंटीवेनम से भरे खून की मात्रा ने उसके शरीर के केवल एक छोटे से हिस्से को बदला था। इससे पहले 1000 प्रतिरक्षा उसके खून से एंटीवेनम को पुनः उत्पन्न करके केवल थोड़ी मात्रा में सफल हुई थी। ये केवल तभी होगा जब उसका पूरा शरीर बदल जाएगा और एंटीवेनम होगा, तब 1000 प्रतिरक्षा वास्तव में पूरी होगी। रात शांतिपूर्वक बीत गई और सुबह हो गई। जब सूरज उगाया तो सेंट फोर्स, जिसे जियान चेन पूरी रात लगातार घुमा रहा था, उसके डेंटियन में वापस इकट्ठा हो गया और आखिरकार एक तलवार का आकार बन गया। हालांकि आकार अभी भी थोड़ा धुंधला था, लेकिन ये तब की तुलना में अधिक स्पष्ट था जब जियान चेन सेंट मास्टर स्तर तक पहुंच गया था। जियान चेन अपने कमरे से बाहर निकला और सराय में गया, जहां उसने नाश्ते के लिए जादुई जानवर के मांस का एक ही व्यंजन मंगवाया। अपनी मौजूदा ताकत के साथ भले ही वह एक दिन बिना खाए रह जाए, उसे बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। हालांकि दिन में 3 बार खाना खाना जियान चेन की आदत बन चुकी थी और वह हमेशा नियमित रूप से खाता था जब तक कि कुछ असाधारण परिस्थितियां न हो। इसके अलावा उसने खाना न खाने से इनकार कर दिया। आखिरकार बढ़िया खाना खाना जीवन के सरल लेकिन महान सुखों में से एक था। चून की नाश्ता करने का समय हो चुका था, इसलिए शराब खाने में जल्दी ही मेजें भर गई थीं। बहुत से भाड़े के सैनिक समूह बनाकर एक साथ बैठ रहे थे। उन्होंने जो कुछ सुना और देखा था उसकी जानकारी का आदान प्रदान किया, जिससे कमरा उनके शोर से भर गया। जियान चेन मेज पर कुछ अन्य व्यंजन रखकर अकेले बैठा था और अन्य भाड़े के सैनिकों की बातें सुनते हुए भोजन का आनंद ले रहा था। अरे साथी भाइयों, आज हेवनली फीनिक्स नीलामी घर शुरू होगा। अफवाहें हैं कि वे एक क्लास 5 जादुई जानवर की लाश की नीलामी करेंगे। एक नीली पोशाक पहने भाड़े के सैनिक ने कहा। क्या एक क्लास 5 जादुई जानवर? हे भगवान, यह एक ऐसा जानवर है जिसे हराने के लिए कम से कम एक पृथ्वी संत मास्टर की आवश्यकता होती है। स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर में ऐसा कैसे हो सकता है? साथी, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे हो? एक व्यक्ति अविश्वास में चिल्लाया। सबसे पहले बोलने वाले के चेहरे पर दृढ़ विश्वास के साथ मुस्कुराहट थी। भाइयों, तो फिर हम इस पर शर्त क्यों नहीं लगाते? अगर मेरी कही हुई बातें झूठी निकली तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन अगर मेरी बातें सच निकली तो मैं जीत जाऊंगा। कैसा रहेगा? क्या आप मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं यह मान लूं कि क्लास 5 का जादुई जानवर फीनिक्स सिटी जैसे क्लास 2 शहर में दिखाई दे सकता है? ठीक है, मैं आपकी शर्त मान लूंगा। एक और व्यक्ति ने पुकारा। मैं 30 साल से जी रहा हूं और मैंने क्लास 5 जादुई जानवरों के बारे में कई बार सुना है, फिर भी मैंने कभी अपनी आंखों से क्लास 5 जादुई जानवर नहीं देखा। ठीक है, मैं भी शर्त लगाता हूँ। 2 सोने के सिक्के। अगर हेवनली फीनिक्स ऑक्शन हाउस वाकई क्लास 5 जादुई जानवर बेच रहा है, तो समझो कि ये 2 सोने के सिक्के मेरे हाथ से निकल गए। टेबल पर बैठे एक व्यक्ति ने आवाज लगाई। मेज पर बातचीत की मात्रा बढ़ती जा रही थी क्योंकि इसने आसपास के खाने वालों का ध्यान जल्दी ही अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। तुरंत ही कुछ अन्य लोग मेज पर चले आए और उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। साथी भाइयों, आपने अभी कहा कि हेवनली ऑक्शन हाउस एक क्लास 5 मैजिकल बीस्ट की नीलामी कर रहा है। क्या ये जानकारी सत्यापित है? ये सुनकर सबसे पहले खबर बताने वाला युवक हंस पड़ा। भाई, लगता है इस खबर पर किसी को यकीन नहीं है। फिर सब लोग इस पर दांव क्यों नहीं लगाते? क्या ये तुम्हारे लिए काफी नहीं है? जो व्यक्ति उनके पास आया था उसने सिर हिलाने से पहले झिझकते हुए कहा, ठीक है, तो मैं 5 सोने के सिक्कों पर शर्त लगाऊंगा। अगर स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर में वास्तव में कक्षा 5 का जादुई जानवर बेचा जा रहा है, तो ये 5 सोने के सिक्के बिना किसी कड़वाहट के आपके हैं। ठीक है, मैं भी शर्त लगाऊंगा। मैं फीनिक्स सिटी में 20 साल से रह रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी नीलामी में क्लास 5 मैजिकल बीस्ट को नहीं देखा। असल में मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह कैसा दिखेगा। क्लास 5 के जादुई जानवर आमतौर पर किन सिटीज में दिखाई देते हैं? वे शायद ही कभी क्लास 1 के शहरों में दिखाई देते हैं। क्लास 5 के जादुई जानवर के फीनिक्स सिटी जैसे क्लास 2 के शहर में दिखाई देने की जानकारी सबसे ज्यादा झूठी है। इसे भूल जाए, क्योंकि हर कोई इसमें इतना दिलचस्पी रखता है, तो मैं शर्त लगा सकता हूं। ये खबर निश्चित रूप से झूठी है। मैं भी शर्त लगाऊंगा।
मेरा कहना है कि क्लास 5 का जादुई जानवर किसी क्लास 1 शहर की नीलामी में दिखाई दे सकता है। कम से कम ये तो संभव होगा। हालांकि क्लास 2 शहर में दिखाई देना स्पष्ट रूप से असंभव है। मेज पर हो रही चर्चा ने जल्दी ही रेस्तरां में खाना खा रहे सभी लोगों की दिलचस्पी को आकर्षित कर लिया। वे सभी कक्षा 5 के जादुई जानवर के विषय से आकर्षित हो गए थे और सभी चुपचाप अपने आप से जुआ खेल रहे थे कि यह सच है या नहीं। जियान चेन, जो धीरे धीरे अपने भोजन का आनंद ले रहा था, ने रेस्तरां में लोगों की हरकतों पर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। इस समय वह सोच रहा था कि क्या 2 क्लास 5 जादुई जानवरों को फीनिक्स सिटी जैसे क्लास 2 शहर में नीलाम करने के लिए लाना एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। हालांकि जियान चेन अच्छी तरह से समझता था कि अगर वह क्लास 5 मैजिकल बीस्ट को क्लास 1 शहर या राजधानी में नीलामी के लिए ले जाता है तो वह निश्चित रूप से इसे उच्च कीमत पर बेच देगा। समस्या ये थी कि उसे जिस दबाव का सामना करना पड़ेगा वह दुर्भाग्य से अधिक होगा, क्योंकि मजबूत विशेषज्ञ इन समृद्ध और उपजाऊ जगहों पर बहुत अधिक एकत्रित थे। अगर उस तरह की जगह से कोई उसके साथ परेशानी खड़ी करने के लिए आता है तो उसके लिए उनसे निपटना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि फीनिक्स सिटी जैसे दूसरे दर्जे के शहर में होना एक पूरी तरह से अलग कहानी थी। फीनिक्स सिटी में पृथ्वी संत मास्टर्स बेहद दुर्लभ थे। यहां तक कि अगर कोई पृथ्वी संत मास्टर क्लास विशेषज्ञ परेशानी की तलाश में उसके पास आता है तो संभावना है कि जियान चेन सामना करने में सक्षम होगा। यह असंभव था कि विपरीत पक्ष उस पर इस हद तक दबाव डाल पाएगा कि वह विरोध करने में सक्षम न हो। यह वास्तव में इसी कारण से था कि जियान चेन ने फीनिक्स सिटी में कक्षा 5 के जादुई जानवरों की नीलामी करने का फैसला किया था। जैसे ही रेस्तरां में लोग 5वीं श्रेणी के जादुई जानवर के बारे में चर्चा कर रहे थे, अचानक बाहर से 1 घंटे की तेज आवाज सुनाई दी। डोंग डोंग, बड़ी खबर, बड़ी खबर। 9 तारीख के बाद हेवनली फीनिक्स नीलामी घर में होने वाली वार्षिक बड़े पैमाने की नीलामी में 2 क्लास 5 जादुई जानवर बेचे जाएंगे। इस सूचना ने सड़क पर मौजूद लोगों के साथ साथ उस रेस्टोरेंट को भी अचंभित कर दिया जो पहले से ही बेहद जीवंत था। सब कुछ एकदम शांत हो गया और सभी के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। कक्षा 5 के जादुई जानवर वास्तव में स्वर्गीय फीनिक्स नीलामी घर में बेचे जाने वाले थे। इसके अलावा वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 उपलब्ध होंगे।